हेलो और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वन शॉट इंजीनियर में, जहां आज आपका भाई आपके लिए KCS 713 क्लाउड कंप्यूटिंग की यूनिट 1 लेके आया है। देखो यार, ये बहुत इजी यूनिट है और इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन है और थोड़ी बहुत विजन्स है ना। टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग में थोड़ा सा एवोल्यूशन है, तो वो सब में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, मैं आराम से बता दूंगा तुमको। और क्वांटम में जैसे जैसे आपको आंसर्स मिलते हैं वैसे वैसे टाइप के आंसर को मैंने कंप्रेस करके एक्सप्लेन किया कि वहाँ पे आप अच्छे से आराम से लिख के आ पाओ, ठीक है। तो ये वीडियो आपकी हेल्प के लिए बनाई गई है, तो एक बार लाइक मार देना, सब्सक्राइब मार देना, और चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। क्लाउड कंप्यूटिंग इज मीन्स ऑफ डिलीवरिंग ऑल IT यानी कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या क्या आता है? स्टोरेज आती है, प्रोसेसिंग आती है ना। वो सारे जितने भी रिसोर्सेज होते हैं फ्रॉम कंप्यूटर एप्लीकेशंस, प्रोसेसिंग एंड कोलैबोरेशन टू एंड यूजर्स एज ए सर्विस। तो सर्विस यहाँ पे बहुत बड़ा वर्ड है, ठीक है। सर्विस को एक बार समझ लेना कि सर्विस होती क्या है। सर्विस एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है जहाँ पे मुझको अगर किसी भी चीज़ में हेल्प चाहिए या फिर कोई प्रोसेसिंग करानी है, कहीं स्टोरेज कराना है, किसी भी टाइप का काम हो, वो मैं कहीं भी हूँ कभी भी हूँ मैं कर सकता हूँ। तो ये सर्विस की तरह ही प्रोवाइड करने लगे किस चीज़ को? इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर एप्लीकेशंस को। अब देखो यार, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है? क्लाउड कंप्यूटिंग एक सर्विस है। और ऐसी कंप्यूटिंग क्या होती है? कंप्यूटिंग एक प्रोसेस होता है। अगर मुझे किसी वीडियो को रेंडर करना है तो वो एक प्रोसेस होगा, लेकिन अगर मैं जो मेन चीज़ है जो उस वीडियो को रेंडर कर सकती है, जो कंप्यूटिंग पावर लगती है, जो प्रोसेसर लगते हैं, जो रिसोर्सेज मुझको लगते हैं, अगर मैं उन सबको सबके लिए अवेलेबल करा दूँ ना, तो फिर वो एक सर्विस बन जाती है। और वो सर्विस वो कहीं भी हो और वो कभी भी हो, वो यूज़ कर सकते हैं उस सर्विस को। तो क्लाउड कंप्यूटिंग एग्जैक्टली यही चीज़ है। क्लाउड कंप्यूटिंग इज मीन्स ऑफ डिलीवरिंग ऑल IT सर्विसेज फ्रॉम कंप्यूटर एप्लीकेशंस, प्रोसेसिंग एंड कोलैबोरेशन, ये सारी चीज़ें, टू एंड यूजर्स। एंड यूजर्स मतलब जो हमारे यूज़ करने वाले हैं, तो एज अ सर्विस वेन एवर दे नीड इट, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, जो हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग है ये काफ़ी सारे चैलेंजेस सॉल्व करती है। उनमें मेन चैलेंजेस यहाँ पर है डिक्रीजिंग कैपेक्स एंड ओपेक्स कॉस्ट। अब कैपेक्स एंड ओपेक्स का मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ कि ये होता है ना, कैपेक्स का मतलब क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो यार, कैपिटल एक्सपेंडिचर ये होता है कैपेक्स। और ओपेक्स ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। तो कैपिटल और ऑपरेशन में डिफरेंस क्या है? देखो, कैपिटल ये होता है कि अगर मैं एक डेटा सेंटर खरीद लूँ और उस डेटा सेंटर को खरीदने के बाद मैं खुद उसको एज अ सर्विस लोगों को प्रोवाइड करूँ, या फिर मेरी कोई कंपनी है जिसमें मुझको बहुत ज़्यादा सामान मिल रहा है कंप्यूट करने के लिए, मेरे बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही है जो मुझको बार बार प्रोसेसिंग करनी होती है, तो मैंने एक डेटा सेंटर खरीद लिया कहीं पर। ये डेटा सेंटर मेरा यहाँ पर लगा है, ठीक है। अब इस डेटा सेंटर में बहुत सारे कंपोनेंट हो सकते हैं। पहला कंपोनेंट क्या होगा? प्रोसेसिंग होगा, स्टोरेज होगा, है ना, नेटवर्किंग होगा, सिक्योरिटी होगा, ये सारे कंपोनेंट हैं। और फिर ये इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? ये जो पूरी बिल्डिंग है, बिल्डिंग में जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है, पार्किंग लॉट्स, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पे जो काम करने वाले हैं, एम्प्लॉयज़ को क्यों रखना होगा? क्योंकि अगर मैं इतने बड़े बड़े सिस्टम्स रखूँगा तो मुझको ट्रेंड स्टाफ चाहिए होंगे कि वो इन सिस्टम की केयर कर सके, वो इस बात को इंश्योर कर सके कि ये सारे सिस्टम चल रहे होंगे। और एम्प्लॉयज़ मतलब सैलरीज। सैलरी सिर्फ उनकी नहीं, यहाँ पे जो लीज में मैंने जो ज़मीन ली है, ये जितने भी चीज़ें मैंने खरीदी है कंप्यूटेशनल टेक्नोलॉजी से, इन सब के अलग अलग प्राइसेस होंगे, है ना। माना कोई एक हार्ड ड्राइव ख़राब हो जाती है तो मुझको एक नई हार्ड ड्राइव खरीद के उसकी जगह लगानी होगी। ये सब क्या है? ये सब खर्चे हैं। और ये किस चीज़ के खर्चे हैं? ये बिल्डिंग के खर्चे हैं। तो ये जितना कुछ भी आता है, ये सारे खर्चों को हम लोग क्या कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर ये होता है कि मुझको अगर कोई एक स्ट्रक्चर खड़ा करना है, यहाँ पे क्या होगा? वो स्ट्रक्चर, यहाँ पे वो स्ट्रक्चर होगा हमारी बिल्डिंग, हमारा डेटा सेंटर, डेटा वेयर हाउस, जो भी आप कहना चाहो। तो उस चीज़ को खड़ी करने में मुझको जितना पैसा लगेगा, उसका बिल्डिंग का कॉस्ट, वहाँ पे सामान रखने का कॉस्ट, चलाने का कॉस्ट, तो ये हो जाता है ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। बाकी सब जोड़ जाड़ के जितने भी टैक्सेस वगैरह आते हैं, है ना, वो सारे कमर्शियल टैक्स वगैरह सब जोड़ के उसको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये हमारा डिक्रीज हो जाता है। कैसे, मैं आपको भी बताऊंगा। एंड ओपेक्स कॉस्ट, ओपेक्स का मतलब ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। अब मैंने जो आपको बताया था ना कि अगर मानो कोई हार्ड ड्राइव ख़राब हो गई, प्रोसेसर की एक पूरी रो ख़राब हो गई, तो मुझको वो सब रिप्लेस कराना होगा। कहीं कोई दिक्कत निकल आई, कोई फॉल्ट निकल आई, पावर फेलियर निकल आया, मुझको वो सब भी चलाते चलाते ही पता चलेगा, है ना। मानो एक साल मेरा ये बिल्डिंग चली, उसने थोड़ा बहुत तो रेवेन्यू कमाया, लेकिन उसमें दिक्कतें भी आ रही थी कि बार बार कोई ना कोई हार्ड ड्राइव फेल हो रही है, तो बार बार रिप्लेसमेंट के कॉस्ट, पावर के कॉस्ट, है ना। पावर अब मुझको कंटिन्यूसली लगेगी क्योंकि यहाँ सब कुछ हमेशा रन होता है, 24/7 मेरे सारे सामान रन होने वाले हैं। तो फिर उन सब की पावर का कॉस्ट, वो सब ऑपरेशनल कॉस्ट में आते हैं। और कॉस्ट का मतलब एक्सपेंडिचर, इसीलिए इसको कहते हैं ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। तो कैपेक्स एंड ओपेक्स आप समझ गए हो। अब ये समझो कि क्लाउड कंप्यूटिंग इन दोनों को डिक्रीज कैसे करता है। अब हम आते हैं शुरुआत में जहाँ से हमने स्टोरी करी थी, इसका मैंने क्या किया था? इसको मैंने बिल्ड किया था, मेरी स्टोरी में मैंने इसको बिल्ड किया। लेकिन अगर इसकी जगह मेरा ये सारा काम मानो किसी और की बिल्डिंग पे हो जाता,
किसी और की, मतलब मैं ये नहीं जानता हूँ कि किसकी बिल्डिंग में होगा, लेकिन एक बहुत बड़ी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट या फिर AWS या फिर गूगल, वो लोग बहुत सारे डेटा सेंटर बना रखे हैं और वो हर जगह बना रखे हैं। तो ऐसी उनके पास बिल्डिंग है, वो खुद इसको रन करते हैं, इसके सारे खर्चे वो संभालते हैं। मुझे सिर्फ अपनी वीडियो या फिर अपना प्रोसेसिंग का सामान देना है उनको, और वो खुद मुझको रेंडर करके रिजल्ट दे देंगे। और जितना भी ऑपरेशनल कॉस्ट लगेगा वो बस उतना ही पैसा मुझसे लेंगे। तो पहली चीज़ तो यहाँ क्या हुई, मुझको कोई बिल्डिंग नहीं खरीदनी पड़ी, मेरा कैपेक्स क्या हो गया, मेरा कैपेक्स ज़ीरो हो गया, है ना। और ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, जितना मुझको काम था उतनी देर के लिए मैंने वहाँ से एक मशीन हायर करी और उस मशीन पे अपना सामान दिया, उसे रेंडर किया, मुझे रिजल्ट मिल गया और उस चीज़ को मैंने सेव कर लिया। तो ये बस पे पर यूज़ पे आता है। तो पे पर यूज़ का मतलब जितना मैं यूज़ करूँगा उतना ही मुझको पे करना होगा। इसे कहते हैं ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, जो हमारा काफ़ी मार्जिनली क्या हो गया, कम हो गया। और कैपिटल तो ज़ीरो ही हो गया, मुझे ना कुछ बनाना पड़ा ना कुछ खरीदना पड़ा, है ना। मुझे सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन लगा, ये गूगल क्लाउड या फिर किसी भी क्लाउड कंपेनियन का और प्रोवाइडर का। तो ये तो पहली चीज़, आप उसको आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो इस चैलेंज को। दूसरा, मेंटेनिंग सर्विस क्वालिटी। अब मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे कुछ ख़राब होता है तो दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो मैं उसको ऐसे ही ख़राब चलने दूँ या फिर मैं उसको रिप्लेस करूँ। तो अगर मैं इसे ख़राब चलने दूंगा तो हमारी सर्विस क्वालिटी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। क्यों डिक्रीज़ होगी, क्योंकि मानो हमारे 10 में से 3 प्रोसेसर ख़राब हो गए और मैंने उनको रिप्लेस नहीं किया, तो वो हमारा जितना 10 प्रोसेसर पे चल रहा था हमारा सामान, वो सारा सॉफ्टवेयर अब सिर्फ 7 पे चल रहा है। तो सर्विस क्वालिटी डिक्रीज़ होगी, लैग्स आएंगे, है ना। लैग्स आएंगे, इनग्रेस या फिर आउटग्रेस जितनी भी कॉस्ट आती हैं वो सब भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इस वजह से हम लोग को ये सब ना करना पड़े, क्लाउड कंप्यूटिंग के प्रोवाइडर्स, जो मेन प्रोवाइडर्स बैठे हैं, वो लोग ये सब कर लेते हैं, तो वो सर्विस क्वालिटी मेंटेन करके रखते हैं। थर्ड पॉइंट, रैपिड प्रोविजनिंग एंड एजिलिटी। अब मैंने आपको अभी यहाँ पे फिर से, मैं तीनों ये पॉइंट्स हैं, मैं तीनों को इससे रिलेट कर रहा हूँ कि आपको बस इतना याद आ जाए और आप ये तीनों यहाँ से लिख पाओ। थर्ड पॉइंट पे आते हैं कि मैंने आपको बताया कि मुझको कोई एक ही काम था और मैंने उसके लिए पूरी बिल्डिंग खड़ी कर दी। अब मानो मेरा काम इतना बड़ा नहीं था कि मुझको एक पूरा डेटा सेंटर हायर करना पड़ता, मेरा काम सिर्फ दोस्त के कंप्यूटर से हो जाता। लेकिन अगर वो मुझको कोई देने को नहीं तैयार है तो फिर मुझको खुद का बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि मैंने इतना ज़्यादा सामान ले लिया और मुझको काम बस इतनी सी चीज़ का है। तो ये मैंने क्या किया, मैंने ओवर प्रोविज़न कर दिया। ओवर प्रोविज़न मतलब होता है मैंने ज़रूरत से ज़्यादा रिसोर्सेज यहाँ पे डाल दिया। तो अगर मुझको ज़रूरत नहीं होगी तो फिर क्लाउड पे मैं इतने सारे सिस्टम्स हायर नहीं करूँगा, और वो सब जो नहीं करना होता है ना, वो सब बहुत कम समय खाता है। इसलिए इसको कहते हैं रैपिड प्रोविजनिंग। और रैपिड प्रोविजनिंग के साथ एजिलिटी, एजिलिटी किस बात की आएगी, मुझको ज़रूरत थी तो मैंने 5 सिस्टम या फिर 5 वर्चुअल मशीन मैंने चला दी, स्पिन अप कर दी, नहीं तो मैंने स्पिन डाउन कर दी, है ना। जैसे जैसे मुझको ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे मैं मशीन्स ऐड कर सकता हूँ क्लाउड में। तो ये थर्ड पॉइंट था। अब आपको तीनों पॉइंट इसके आते हैं और हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जो है प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले आता है यूज़र सेंट्रिक में। अब देखो यार, प्रॉपर्टीज़ में क्लाउड के जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें से पहली यूज़र सेंट्रिक और सबसे इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि सबसे मेन कंसर्न जो बंदे का रहेगा, अगर मैं क्लाउड पे जाके दूंगा अपना डेटा, तो फिर मेरा फर्स्ट कंसर्न यही तो रहेगा कि क्या ये मेरे डेटा को प्राइवेट रख पाएगा। तो जैसे ही मैं कनेक्शन करता हूँ, जैसे ही मैं कोई भी टास्क क्लाउड में अपलोड करता हूँ, तो जितना भी डेटा मेरा अपलोडेड है ना, वो सब यूज़र की प्रॉपर्टी के नाम से क्लाउड में जाकर सेव होगा। अब दिक्कत तो ये है कि मुझको नहीं पता है कि वो कहाँ पे सेव हो रहा है। ऑफकोर्स हम लोग जगह और रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम जाके वहाँ पे उसको ऑल्टर नहीं कर सकते ना। तो इस चीज़ पे क्लाउड को काफ़ी ध्यान देना होता है कि यूज़र का डेटा किसी और के हाथ ना जाए, और इसी को कहते हैं यूज़र सेंट्रिक। तो आफ्टर कनेक्शन ऑल अपलोडेड डेटा इज़ ओनली द यूज़र्स प्रॉपर्टी, ये वो मान के चलते हैं। और उनको इसी लॉ को इन्फोर्स करना होता है हर जगह कि ये यूज़र की प्रॉपर्टी है, इसको हर जगह से इनक्रिप्टेड ही रखना है, और यूज़र को छोड़ के और कोई नहीं, यहाँ तक कि क्लाउड के जितने प्रोवाइडर्स हैं वो भी इस डेटा को एक्सेस ना कर पाएँ। इस चीज़ को उनको मेंटेन करके चलना होता है। सेकंड पॉइंट है टास्क सेंट्रिक। टास्क सेंट्रिक मतलब फोकस इज ऑन व्हाट वन नीड्स एंड हाउ इट कैन बी प्रोवाइडेड। तो जो जो सर्विसेज एक बंदे को चाहिए होती है, वो सारा सामान क्लाउड से हम लोग, सर्विसेज जो प्रोडक्ट्स हैं ना क्लाउड्स पे, वो सब इसी चीज़ को मान के बनाए जाते हैं। कि मानो मुझको बहुत सारे एसक्यूएल क्वेरीज रन करनी है ना, मानो एसक्यूएल क्वेरीज रन करनी है और किसी के पास था नहीं वो प्रोडक्ट, तो जैसे ही क्लाउड प्रोवाइडर्स को पता चलेगा कि एसक्यूएल क्वेरीज एक फील्ड है जहाँ पे हमने कोई काम नहीं किया है, तो वैसे ही वो प्रोडक्ट्स बनाने लगेंगे। प्रोडक्ट्स, अब जाओ आप अजोर डेटा फैक्ट्री पे चले जाओ, वहाँ पे आप एसक्यूएल क्वेरीज रन कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे इसको ले लो, या फिर जीसीपी के कितने सारे टूल्स हैं, आप क्लाउड एसक्यूएल यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनने हो जाएंगे सिर्फ इस टास्क के लिए। इसीलिए क्लाउड टास्क सेंट्रिक है। आपको एग्जैक्टली जो टास्क चाहिए उसके लिए प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे और वो वहाँ पे अवेलेबल किए जाएंगे। थर्ड पे आते हैं सेल्फ हीलिंग। अब सेल्फ हीलिंग क्या होता है क्लाउड में? सेल्फ हीलिंग का मतलब कि अगर कोई भी इनका सिस्टम फेल हो जाए तो उसके लिए हमेशा एक ना एक बैकअप रहेगा। तो बैकअप्स आर अवेलेबल फॉर एवरी डॉक्यूमेंट्स इन द क्लाउड।
तो आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट वहाँ पे आप अपलोड कर चुके हो वो सिर्फ एक हार्ड ड्राइव में स्टोर नहीं होता, वो कम से कम 5-6 हार्ड ड्राइव्स में अलग अलग जगह पे स्टोर होता है। और 5-6 में स्टोर होता है, उसका ये फ़ायदा है कि मानो एक दो फेल हो गई या फिर एक पूरा रीजन ही डाउन हो गया, तो फिर उसमें बैकअप्स में हमेशा अवेलेबल रहेंगी ना बाकी की 4 या फिर बाकी की 3 जितनी भी बच रही हैं। इसलिए इसको सेल्फ हीलिंग कहते हैं। और मल्टी टेनेंसी एंड इंटेलिजेंस रिफर्स टू शेयरिंग ऑफ डेटा एंड कॉस्ट्स अक्रॉस अ लार्ज पूल ऑफ यूज़र। अब क्लाउड क्या करता है, वो हर एक के लिए एक बड़ी मशीन से नहीं बनाएगा। वो इंस्टेड क्या करता है, वो एक बड़ा सा डेटा सेंटर ले लेते हैं प्रोवाइडर्स लोग, और उसमें नंबर ऑफ यूज़र्स को अपना अपना फंक्शन करने देते हैं। बस इस चीज़ को मेंटेन करके रखते हैं कि सबका डेटा और सबके प्रोसेसेस आपस में क्रैश ना हो। तो बस इसको कहते हैं मल्टी टेनेंसी। जैसे कि समझते हो मल्टी टेनेंट का मतलब कि एक रूम में बहुत सारे दोस्त लोग रह रहे हैं, तो उसको मल्टी टेनेंट कहते हैं। अब मानो एक ही डेटा सेंटर में जितनी भी मशीन्स थी, वर्चुअल मशीन होती है ना यहाँ पे, तो हर एक यूज़र को एक एक वर्चुअल मशीन असाइन कर दी, तो उसको कहेंगे मल्टी टेनेंसी। ठीक है, और इस चीज़ में इंटेलिजेंस कहाँ आ रही है, इंटेलिजेंस यहाँ आ रही है कि सबके डेटा और सबके प्रोसेसेस क्रैश ना हो, इसमें इंटेलिजेंस लगती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट प्रोग्रामेबल। प्रोग्रामेबल का मतलब ये होता है ना, प्रोग्रामिंग इज डन फॉर ऑटोमेटिंग सम प्रोसेसेस इन क्लाउड सच एज रूटीन बैकअप्स। अब देखो यार, क्लाउड में हम अपना सामान अपलोड कर रहे हैं, और ये बाकी उन्हीं का फंक्शन रहता है कि आपका डेटा बैकअप होना चाहिए, आपका डेटा रूटीनली चेक होना चाहिए कि डेटा जिस हार्ड ड्राइव में है उसमें कहीं वायरसेस तो नहीं है। इसके अलावा कूलिंग और बाकी सारी ऑपरेशन और जितना भी डेटा रीड राइट स्पीड्स हैं उनको भी ऑप्टिमम रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमको हर समय करते रहना पड़ता है ना, इसलिए हम इसको ऑटोमेट कर देते हैं। ऑटोमेट का मतलब हम लोग प्री मेड स्कैन्स रन करते हैं, और कूलिंग कंडीशंस हमेशा ऑटोमेटेड रख देते हैं कि जैसी कम हो वैसी जितने भी फैंस हैं या फिर जो भी कूलिंग यूज़ करता है एक डेटा सेंटर, वो एक्टिवेट हो जाए। तो ये सारी चीज़ें प्रोग्रामेबल हो जाती हैं। और फिफ्थ पॉइंट, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है यूजर्स मे बी ऑफ डिफरेंट वेराइटीज़ एंड हेंस इट शुड मैच द नीड्स। तो मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर हमको एक नीड है क्लाउड एसक्यूएल की मानो, तो फिर उसके लिए हर जगह एक ना एक प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाता है। इसका मतलब टास्क सेंट्रिक है ना। और फ्लेक्सिबल का मतलब जितने भी टास्क परफॉर्म करने वाले लोग आते हैं ना, तो उन सबके लिए अलग अलग एक प्रोडक्ट वहाँ पे अवेलेबल रहेगा। जैसे कि अजोर में देखिए, अजोर में कुछ नहीं तो 200 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, गूगल क्लाउड में भी 150 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, और सब बहुत फ्लेक्सिबल हैं। तो जब जब यूज़ करना चाहें और जिस जिस बेसिस पे यूज़ करना चाहें, उन्हीं बेसिस पे इन सबको यूज़ किया जा सकता है। ये हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग हो गई। तो हम आते हैं फिर विजन्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग पे। विजन्स का मतलब कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे फंक्शंस जो क्लाउड सॉल्व करता है। ठीक है, तो हमारा पहला था इसमें से कि प्रोवाइड्स वर्चुअल हार्डवेयर रन टाइम एंड सर्विसेज। अब देखो यार, यहाँ पे ये मेन बात है कि क्लाउड कंप्यूटिंग से हमको वर्चुअल फॉर्म में हार्डवेयर इशू हो सकता है, और उनको रन टाइम इन्वायरमेंट इशू हो सकता है, और सर्विसेज इशू हो सकती हैं। रन टाइम इन्वायरमेंट मतलब मानो कि कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो आपने एक तो जावा पे बनाई हो सकती है, या तो पाइथन पे बनाई हो सकती है, और उनके अपने अपने अलग रन टाइम चाहिए होते हैं। जैसे कि जावा को JVM चाहिए होता है, पाइथन को इंटरप्रेटर चाहिए होता है। तो ऐसे इसको इस एनवायरनमेंट को रन टाइम एनवायरनमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये वर्चुअली हार्डवेयर भी प्रोवाइड करता है जिस पे हमको रन करना है, और रन टाइम भी प्रोवाइड करता है जिसके बेसिस पे वो रन होगा इन सर्विसेज के लिए। ठीक है, तो फिर यूज एज लॉन्ग एज द यूज़र नीड्स। तो ये सिंपल पे एज यू गो, इसको वहाँ पे लिख लेना, पे एज यू गो। पे एज यू गो सर्विसेज पे होता है ये कि जितना आप यूज़ करोगे आपको एग्जैक्टली उतना ही पे करना होगा। एग्जैक्टली का मतलब डाउन टू द CPU साइकिल्स। अब वो लोग काउंट करते हैं कि इन्होंने कितनी CPU साइकिल्स को कंज्यूम किया है, उसके हिसाब से एक CPU साइकिल पे उनका कॉस्ट, और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मंथली कॉस्ट वैसे आता है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया पे एज यू गो है। फिर हमारा नेक्स्ट है होल कलेक्शन ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कलेक्शन ऑफ यूटिलिटीज़। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि कंप्यूटिंग सर्विसेज में हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटी आती है, कंप्यूटिंग फैसिलिटी आती है ना, रिट्रीवल, सेविंग, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके अलावा अगर आप कंटेनराइजेशन गिन लो, तो कंटेनराइजेशन ये भी आगे के टॉपिक्स में आएगा नेक्स्ट यूनिट्स में शायद। तो कंटेनराइजेशन भी खुद में काफ़ी बड़ी चीज़ है। इन सारी चीज़ों को जो पहले सिर्फ एक प्रोसेसेस हुआ करती थी, और वो भी काफ़ी भारी भारी प्रोसेसेस हुआ करती थी, उनको इसने यूटिलिटीज़ बना दिया है। यूटिलिटीज़ का मतलब कुछ ऐसी सर्विसेज जो यूज़र जब चाहे जहाँ चाहे क्लेम कर ले, है ना। तो उस पर ट्रांसफॉर्म हो गया ये, है ना। तो हमारी जो कंप्यूटिंग सर्विसेज हैं वो ट्रांसफॉर्म हो गई कलेक्शन ऑफ यूटिलिटीज़ में, मतलब प्रोडक्ट्स में। जो क्लाउड पे आपको, जैसे किसी भी क्लाउड पे जाओगे, अमेजोन पे जाओगे, तो फिर AWS में EC2 एक यूटिलिटी है। उसकी जो सर्विस प्रोवाइड करती है वो कंप्यूटेशन है, वर्चुअल मशीन है, लेकिन वो जो भी डेटा स्टोरेज जितनी सर्विसेज हैं, लेकिन वो चीज़ एक यूटिलिटी बन गई है। तो कंप्यूटिंग सर्विसेज को यूटिलिटी में ट्रांसफॉर्म कर दिया, जो प्रोविजन किया जा सकता है और कंपोज किया जा सकता है सर्विसेज के तौर पे, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट है लॉन्ग टर्म विजन इज टू ट्रेड IT सर्विसेज एज यूटिलिटीज विदाउट बैरियर्स।
विदाउट बैरियर्स का मतलब कोई नेटवर्क बैरियर नहीं आना चाहिए, कोई लोकेशन बैरियर नहीं आना चाहिए। लोकेशन बैरियर ना आए इसकी वजह से इन्होंने हर जगह अपने डेटा सेंटर खड़े कर दिए हैं, है ना। तो यही वाला पॉइंट है, लेकिन इस तरीके से लिखा है, जितनी भी आईटी सर्विसेज है मतलब कंप्यूटिंग सर्विसेज, उसको यूटिलिटीज़ में हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया और अप्लाई कराते हैं विदाउट बैरियर्स। और फिर फाइनल पॉइंट, क्लाउड प्रोवाइडर कैन ऑल्सो बिकम द कंज्यूमर ऑफ इट्स ओन कॉम्पिटिशन सर्विस इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स प्रोमिस टू इट्स कस्टमर्स। मतलब अगर एक क्लाउड प्रोवाइडर के पास इतना वो क्या कह सकते पैसा नहीं है कि वो खुद का डेटा सेंटर बना के अपनी बिजनेस को रन कर पाए, तो फिर वो खुद ही जाएगा दूसरे क्लाउड प्रोवाइडर के पास उससे हायर करने उसका सामान। अब उससे हायर कर लिया और उसी बेसिस पे ये अपने कस्टमर्स को ट्रीट करता है, और उसको वहाँ पे अपने उसको जितना खर्चा आएगा वो अपना देगा, और उसके बाद कस्टमर्स इसको पे करेंगे। तो ऐसे चलती है ये साइकिल, ठीक है। इसको क्या कह सकते हैं, इसको थर्ड पार्टी क्लाउड प्रोवाइडर कह सकते हैं या फिर मिडिल वेयर क्लाउड प्रोवाइडर कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी विजन है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के कंपोनेंट्स और क्लाउड कंप्यूटिंग पे। तो क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या? इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ इंटरनेट विद सम इनहेरेंट एथिक्स एंड डिसिप्लिन। और यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था कि क्लाउड कंप्यूटिंग जो है ये बस इंटरनेट पे ही सारा सामान होता है, तो फिर ये एक तरीके से इंटरनेट का एक एक्सटेंशन हो गया, क्योंकि आपको जितना भी स्टोरिंग करना है, जितना भी रिट्रीवल करना है, वो सब नेटवर्क तो लेगा ही, और मेन नेटवर्क हमारे पास इंटरनेट अवेलेबल है। इसीलिए ये एक्सटेंशन है इंटरनेट का, जिसमें कुछ डिसिप्लिन और एथिक्स लग जाती हैं। डिसिप्लिन और एथिक्स कहाँ लगती हैं? डेटा सिक्योरिटी में लगती हैं, डेटा इंटेग्रिटी में लगती हैं, है ना, डिजास्टर रिकवरी में लगती हैं। ये सारी जगहों पे एथिक्स और डिसिप्लिन चाहिए होता है। फिर यूनिफिकेशन ऑफ आईटी एंड बीआई। आईटी का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या क्या टेक्नोलॉजीज आती हैं भाई? ये बहुत बड़ा एक डोमेन है जिसके अंदर वर्चुअलाइजेशन, ग्रिड फंक्शनैलिटी और वेब स्टैंडर्ड्स आते हैं, और ऐसे बहुत सारी और टेक्नोलॉजीज आती हैं। तो जैसे कि वर्चुअलाइजेशन क्या करता है, एक कंप्यूटर के अंदर दूसरा कंप्यूटर चलाता है। ग्रिड फंक्शनैलिटी क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग अलग अलग लोकेशंस पे काम करता है। वेब स्टैंडर्ड्स क्या करता है, ये होस्टिंग पे अपनी फंक्शनैलिटी को पूरा करता है। तो ये सब हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डोमेन के पार्ट्स हैं। और बिजनेस इंटेलिजेंस क्या है भाई? बिजनेस इंटेलिजेंस बेस्ट कॉस्ट स्कीम्स निकालने का पार्ट है, कि उसमें आप इन जो भी आपकी ये सारी सर्विसेज हैं, इनके हिसाब से अपना कॉस्ट देख लो कि आपको कितना पड़ रहा है, उसके बाद अपना जो भी आपका कट है वो सब लगाने के बाद जो मेन कॉस्ट स्कीम बन रही है वो सब बनाना, और इस हिसाब से प्राइस करना कि कंज्यूमर को वो अफोर्डेबल लगे। तो ये सब के लिए बिजनेस इंटेलिजेंस चाहिए होता है ना। तो क्लाउड ब्रोकर्स करते क्या हैं? वो यही तो करते हैं, वो निगोशिएट करते हैं सबसे बेस्ट डील जो हो सकती है प्रोवाइडर्स और कंज्यूमर्स के बीच में। तो कंज्यूमर को जो सर्विस चाहिए ना, उसको चाहे वर्चुअलाइजेशन चाहिए, चाहे उसको ग्रेट फंक्शनैलिटी चाहिए, मतलब डेटा अवेलेबल होना चाहिए हर जगह, तो ये सारी चीज़ें और जो बेस्ट पॉसिबल निगोशिएबल प्राइस पे हो सकता है क्लाउड प्रोवाइडर्स से उनके हिसाब से। तो क्लाउड ब्रोकर्स दोनों तरफ में एक्सेल करते हैं और इन दोनों के हिसाब से बेस्ट डील प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को, ठीक है। ये आपकी कंसेप्ट ऑफ क्लाउड है। अब हम आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ क्लाउड पे। तो कंपोनेंट्स ऑफ क्लाउड में फर्स्ट कंपोनेंट आता है क्लाउड सर्विस कंज्यूमर। क्लाउड सर्विस कंज्यूमर मतलब वो बंदा जो सबसे पहले खरीद रहा है। खरीदने का मतलब, मानो कि आप यहाँ पे कस्टमर हो और आपको कोई चीज़ कहीं स्टोर करानी है, तो आपके क्लाउड के अपने बिजनेस की रिपोर्ट्स आपको स्टोर करानी है और बाद में उस पर एनालिटिकल डेटा प्रोसेसिंग करनी है। तो फिर आप किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर के पास जाओगे और उसको कहोगे कि मुझको ये वाला पैक चाहिए, तो वो आपको एक क्लाउड स्टोरेज स्पेस अलॉट कर देता है। तो वहाँ पे वो बंदा प्रोवाइडर कहलाएगा और आप कंज्यूमर कहलाओगे, ठीक है। तो ये सबसे पहले कंपोनेंट एंड कंज्यूमर होता है। दूसरे कंपोनेंट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होता है। तो एंड कंज्यूमर में तीन टाइप के क्लाइंट्स आते हैं, है ना। मोबाइल क्लाइंट्स, वो जो हर जगह मूव करते रहते हैं, उनको चाहिए कि उनका सारा डेटा नेटवर्क पे हमेशा अवेलेबल रहे, है ना। फिर आते हैं थिन और थिक क्लाइंट्स। थिक क्लाइंट्स वो लोग होते हैं जो इनके जितना भी सामान है वो सारा अगर क्लाउड से कनेक्टेड ना हो तो भी इनका काम चल जाएगा। ये क्लाउड को सिर्फ एज ए हेल्प टू देयर ऑर्गेनाइजेशन या फिर बिजनेस एज ए हेल्प यूज़ करते हैं। इनका पूरा जो बिजनेस है ये पूरा क्लाउड पे बेस्ड नहीं है, ठीक है। इनके पास खुद की कंप्यूटिंग सर्विसेज होती हैं, खुद के नेटवर्क्स होते हैं जो ये यूज़ कर सकते हैं अगर क्लाउड अभी डाउन चल रहा हो, तो इनको इतना नुकसान नहीं होता है। और थिन क्लाइंट्स वो लोग हैं जिनका सारा बिजनेस क्लाउड पे बेस्ड है, उनको सबसे ज़्यादा नेटवर्क की ज़रूरत उनको चाहिए होती है, ठीक है। तो इनको थिन कहते हैं और इसको थिक क्लाइंट्स कहते हैं। ये तीनों कंज्यूमर आ गए क्योंकि ये सब क्लाउड की सर्विसेज को हायर कर रहे हैं अपने हिसाब से। फिर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स आ जाते हैं। प्रोवाइडर्स मतलब वो जो प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, जो सर्वर को होस्ट करते हैं बैठ के, जो सर्विस डिलीवर करते हैं एंड यूजर्स को। फिर इंटरनेट मीडियम। अब ये दोनों की मेन कम्युनिकेशन कहाँ से होती है? जो मेन डेटा अपलोडिंग होती है, रिपोर्ट्स की डाउनलोडिंग होती है, सारी प्रोसेसिंग होती है, वो सब नेटवर्क के थ्रू होती है। तो इंटरनेट एक कम्युनिकेशन चैनल बन गया बिटवीन कंज्यूमर एंड प्रोवाइडर फॉर सर्विसेज। सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए कंज्यूमर और प्रोवाइडर दोनों को इंटरनेट लगता है। और चौथी चीज़ होती है डेटा सेंटर। तो डेटा सेंटर इज़ अ कलेक्शन ऑफ सर्वर्स वेयर एप्लीकेशंस होस्टेड आर हाउस्ड। जितने भी ऐप्स हम बनाते हैं और होस्ट कराते हैं,
क्लाउड पे, वो सब डेटा सेंटर या फिर डेटा सर्वर्स पे जाकर स्टोर होती हैं। इनके कलेक्शन को ही हम लोग डेटा सेंटर कहते हैं, ठीक है। आपके कंपोनेंट्स चाहिए और ये क्लाउड हो गया। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग में हमारे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स मेन है, ठीक है। और इन्हीं चारों को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है। देखिए, पढ़ के आप जाओगे तो फिर बस लिखने को सामान मिल जाएगा वहाँ पे अपने आप से, क्योंकि ये सब आपको पहले से पढ़ चुके हो, ठीक है। तो सेल्फ सर्विस ऑन डिमांड मैंने अभी बताया था ना, पे एज यू गो। तो पे एज यू गो क्या होता है? वो सेल्फ सर्विस ही तो है। और रिसोर्स पूलिंग, मैंने आपको बताया कि एक मशीन पे मानो कि अगर वो काफ़ी बड़ी मशीन है तो उस पर 3 से 4 अलग अलग यूजर्स को हम लोग अवेलेबल कराते हैं, चाहे वो स्टोरेज स्पेस हो, चाहे कंप्यूटिंग हो, चाहे नेटवर्किंग हो, ठीक है। तो पूलिंग का मतलब जैसे कि आपने कार पूल सुना होगा, जैसे एक ऊबर में 3-4 लोग जाके सफ़र करते हैं, वैसे ही रिसोर्स पूलिंग, एक डेटा सेंटर पे 3 से 4 यूजर्स आते हैं और अपनी प्रोसेसिंग करते हैं। फिर आते हैं थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, रैपिड इलास्टिसिटी। इसका मतलब जैसे कि मानो कि अभी जो चल रहा था, अभी राम मंदिर बन रहा है ना, तो फिर वहाँ पे जो वेबसाइट्स हैं ना, जो न्यूज़ वाले लोग हैं, उन सब पे अभी स्पाइक चल रहा है इन्फॉर्मेशन का। मानो कि कभी लो टाइम स्पाइक रहता है सिर्फ यहाँ तक, जब स्टैंडर्ड डे नॉर्मल न्यूज़ से दे रहे होते हैं, लेकिन जब हाई क्वालिटी न्यूज़ आती है या फिर ज़्यादा कवरेज वाली आती है, उस समय इनके स्पाइक्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो एक्सेस कर रहे होते हैं इनके इनकी वेबसाइट को। तो उस वक्त इनको क्या चाहिए? इनको चाहिए कि ये हम लोग सबको प्रोवाइड कर पाएँ, इसलिए हमारे सारे प्रोसेसर्स अगर छोटे पड़ रहे हैं तो फिर और एक्स्ट्रा ऐड करा दो, या तो इसी में जोड़ दो या फिर नया से एक दूसरा सर्वर खरीद के उस पर होस्ट करा दो कि सब लोग बिना किसी दिक्कत के एक्सेस कर पाएँ। इसको कहते हैं इलास्टिक हो पाना। क्लाउड क्या करता है? क्लाउड अपने आप ही ये सारी इलास्टिसिटी का ध्यान रख लेता है कि आपके सर्वर्स को कभी हैंग ना होना पड़े। तो इस चीज़ को कहते हैं रैपिड इलास्टिसिटी, ठीक है। अपने आप ही बड़ा हो जाना और छोटा हो जाना डिमांड के बेसिस पे। डिमांड कम है तो फिर इतना एरिया खाने का कोई मतलब नहीं बन रहा है, तो इतना ये हटा देगा, सिर्फ इतने का ही कॉस्ट पड़ेगा आपको। और अगर ज़्यादा पड़ रहा है, ज़्यादा भी डिमांड चली, तो फिर इसको एक्सटेंड कर देगा, है ना। तो इसको कहते हैं इलास्टिसिटी। और फिर यूबिक्विटस नेटवर्क एक्सेस। अब यूबिक्विटस नेटवर्क एक्सेस का मतलब ये होता है कि आप इसको कहीं से भी, आप दुनिया के किसी भी कोने पे हो, आप अपना डेटा एक्सेस कर सकते हो एज लॉन्ग एज आपके पास कोई भी नेटवर्क है, ठीक है। और वो जो आपके नोड्स होते हैं ना, क्लाउड कंप्यूटिंग में जो भी डेटा सेंटर होते हैं, डेटा वेयर हाउसेज होते हैं, उनके बीच में जो नोड्स होते हैं वो हाई बैंडविड्थ नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं कि एक नोड दूसरे नोड से बहुत जल्दी कम्युनिकेट कर पाए। ये स्पीड को बढ़ाता है। फिर हम आते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे। तो क्लाउड के एडवांटेजेस बहुत सिंपल है यार। पहली बात तो कॉस्ट सेविंग, मैंने अभी आपको बताया कि वो कैपेक्स और ओपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर और ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर को बचाता है। तो पहली बात, आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा सेव हो गई, है ना। रिलायबल भी है। अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, आप जितना पैसा दोगे उतना आप स्टोर कर सकते हो। जैसे कि अभी गूगल क्लाउड को ले लो, जो गूगल फोटोज़ ऐप है, वो सबको क्या करता है, सारे लोगों को 15 GB दे रहा है, और उसके आगे गूगल वन की मेंबरशिप होती है कि आप 100 GB तक खरीद सकते हो, बेस्ड ऑन जितना वो उसकी मेम्बरिंग कॉस्ट होती है। तो आप 100 GB से ज़्यादा भी जा सकते हो। अगर आपके पास फंड है तो फिर आप अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी का यूज़ कर सकते हो और उसको खरीद सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हाई स्पीड। मैंने अभी आपको बताया कि नोड टू नोड जो कम्युनिकेशन होता है तो हाई बैंडविड्थ नेटवर्क से होता है, तो स्पीड भी अच्छी रहती है। मोबिलिटी, अब आपका सारा सामान सिर्फ क्लाउड पर है, तो आप किसी भी डिवाइस पर हो, आप वेब ब्राउज़र पर जाओगे और अपना सारे डेटा को एक्सेस कर सकते हो। तो आपका बिजनेस मोबाइल हो गया। मोबाइल का मतलब कहीं से भी एक्सेसिबल हो सकता है, इंडिया के अंदर से आप एक्सेस करना चाहो, हो सकता है इंडिया के बाहर से करना चाहो, इंटरनेट है तो फिर आप कहीं से भी कर सकते हो। फिर हम आते हैं स्ट्रैटेजिक एज पे। अब यहाँ पे जब आपके पास इतना सारा सामान सेव हो गया है, तो फिर आप अपनी बची कुची रिसर्च एंड डेवलपमेंट अपने प्रोडक्ट पे लगाओगे। और ये इसमें क्लाउड में जितने भी लेटेस्ट जो क्या कहते हैं, ब्लीडिंग एज कहते हैं ना, ब्लीडिंग एज टेक्नोलॉजी जितनी अवेलेबल है क्लाउड पे, जैसे कि अभी टेंसर फ्लो एक्सेस आ गया है, टेंसर फ्लो के साथ स्टेबल डिफ्यूजन भी काफ़ी बड़ी चीज़ है, वो भी अब क्लाउड पे एक्सेस हो पा रही है। तो वो सब स्ट्रेटेजिक एज, ये जो भी ब्लीडिंग एज टेक्नोलॉजीज हैं, ये सब क्लाउड पे अवेलेबल होती जा रही हैं कि आप इनका फ़ायदा उठा सको, ठीक है। ये तो एडवांटेजेस हो गए। अब डिसएडवांटेजेस पे आते हैं। टेक्निकल इश्यूज़। टेक्निकल इश्यूज़ का मतलब अगर किसी का डेटा सेंटर फेल हो जाए, क्योंकि आपका सारा सामान वहाँ पे स्टोर है, तो फिर आपको आपके डेटा को थ्रेट हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है वो डिलीट हो सकता है क्योंकि उनका टेक्निकल सेंटर फेल हो गया है। तो पहली बात तो ये रहती है कि कोई भी डेटा सेंटर में टेक्निकल इश्यूज़ आ सकते हैं, सिक्योरिटी थ्रेट आ सकता है, ठीक है। इंटरनेट कनेक्टिविटी पे तो पूरा खेल बेस्ड है यहाँ पे। आपके लिए तो मोबिलिटी है, लेकिन अगर इंटरनेट डेटा सेंटर पे अवेलेबल नहीं होगा तो फिर आप कैसे एक्सेस कर पाओगे। इसी वजह से डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है क्लाउड, इन डिसएडवांटेजेस को मिनिमम रखने के लिए। और परफॉर्मेंस में वैरी, परफॉर्मेंस का मतलब अगर क्लाउड पे मतलब मानो कि बहुत सारे सर्विसेज हैं, बहुत सारे लोग यूज़र्स हैं और वो सभी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं एक डेटा सेंटर का, तो फिर उन सब का जो कॉस्ट है ना, उन सब की जो कॉस्ट है वो बढ़ के तो आएगी और उनकी सर्विसेज भी थोड़ी सी हैंग करेगी, क्योंकि सबकी यार अपनी अपनी एक लिमिट होती है
क्लाउड में हाँ अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी है, लेकिन अगर सारे यूजर्स एकदम स्पाइक पे हो ना उस समय, तो फिर थोड़ी बहुत हैंगिंग देखने को मिल जाती है। गवर्नमेंट की वेबसाइट्स को ही ले लो, वो सब कहाँ स्टोर होती हैं, वो सब क्लाउड में स्टोर होती हैं, उन सब के अपने अपने सर्वर्स हैं। और बाकी सारी वेबसाइट्स कहीं ना कहीं क्लाउड में अपना एक होस्टिंग ले लेती हैं, तो वो कभी कभी वो सब भी हैंग कर जाती हैं ना। गवर्नमेंट की वेबसाइट्स कब हैंग करती हैं? जब कोई फॉर्म भरा जा रहा हो, कोई एग्ज़ाम का रिजल्ट आ रहा हो, तो तब आपको देखने को मिल जाता है इस डिसएडवांटेजेस को, है ना। अब इसके साथ ही हम लोग शुरू करते हैं इश्यूज़ का। जितने भी इश्यूज़ हैं ना क्लाउड कंप्यूटिंग में, वो सारे हम देखते हैं। सबसे पहले तो सिक्योरिटी इश्यूज़, फिर फॉल्ट टॉलरेंस, डेटा इश्यूज़, परफॉर्मेंस इश्यूज़, एनर्जी रिलेटेड। तो ये सारे इश्यूज़ पे हम अब आते हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग सिक्योरिटी से, फिर डेटा, फिर परफॉर्मेंस, एनर्जी और फॉल्ट टॉलरेंस। तो सिक्योरिटी में इतने सारे पॉइंट्स हैं जो आपको मेंशन करने होंगे। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन लिख दिया, लेकिन आप वहाँ पे इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। पहली चीज़ तो डेटा इंटेग्रिटी। ठीक है, क्लाउड डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन कॉमन एंड सेंसिटिव डेटा। ये बहुत बड़ी बात है। देखो यार, क्लाउड में डेटा सिक्योरिटी बन के तो रहती है, लेकिन वो इन चीज़ों को डिफरेंस नहीं निकालता। उसके लिए सारा डेटा सेम है और सारा डेटा उतना ही सिक्योर रहेगा, इसमें कोई प्रायोरिटी नहीं है, सारा डेटा टॉप प्रायोरिटी पे रहेगा। लेकिन फिर भी अगर आपने कोई कॉमन डेटा स्टोर किया हो, जैसे कोई टेक्स्ट फाइल, और या फिर आपने कोई सेंसिटिव डेटा स्टोर किया हो, कोई ऑडियो, इमेज, वीडियो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, तो अगर लीक होगा तो फिर ये भी लीक होगा और ये भी लीक होगा। इसमें वो कोई डिफरेंसेस नहीं बनाता। ठीक है। डेटा थेफ्ट। मोस्ट क्लाउड वेंडर्स इंस्टेड ऑफ एक्वायरिंग अ सर्वर ट्राई टू लीज इट फ्रॉम अदर्स। मैंने अभी आपको बताया कि जो थर्ड पार्टी होते हैं, हेरोकू वगैरह, वो पहले क्या करते थे, वो सब पहले AWS हो गया, है ना, अजोर हो गया, GCP हो गया, इन लोगों से सर्वर लीज कर लेते थे और उस पर चलाते थे। अब अगर कोई छोटा मोटा इश्यूज, जैसे तो ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्होंने AWS का यूज़ किया है, अगर कोई छोटे मोटे क्लाउड प्रोवाइडर का यूज़ करते तो अच्छा खासा चांस था कि अगर उसके यहाँ लीक होता तो फिर इनकी सर्विस की वजह से लीक ही हमारा डेटा लीक हो जाता। अब यार देखो, इन्होंने तो, इनकी तो सिर्फ सर्विस है ना, ये तो सिर्फ सर्वर एक्वायर कर रहे हैं। सर्वर में डेटा किसका जा रहा है? वो आपका जा रहा है। तो डेटा थेफ्ट में कौन सबसे बड़ा लॉस में रहेगा? आप रहोगे, है ना। तो डेटा थेफ्ट भी इसमें सिक्योरिटी इशू है। सिक्योरिटी ऑन वेंडर लेवल। अब वेंडर और यूज़र दो लेवल्स होते हैं, कि पहले तो यूज़र पे देख लेते हैं कि कस्टमर शुड मेक श्योर नॉट टू एक्सेस हिज और हर डेटा फ्रॉम शेडी टेक्नोलॉजीज। शेडी का मतलब कोई कैसे खाली ओपन वाईफाई नेटवर्क पड़ा है, आपने उस ओपन वाईफाई नेटवर्क पे कनेक्ट किया और आपने अपनी हर जगह एक्सेसिंग करनी शुरू कर दी क्लाउड डेटा की। अब हो सकता है वो वाईफाई ओपन पड़ा हो किसी हैकर का, जो आपके अपने वाईफाई के थ्रू जितने भी लोग कनेक्ट हो रहे हैं उन सब का डेटा को ट्रांसफ़र करने के पहले कॉपी कर ले रहा है अपने पास। तो अपने अपने हिसाब से आपको मान के चलना होगा कि आपका नेटवर्क हमेशा सिक्योर होना चाहिए। कहीं से नेटवर्क खरीद के यूज़ करो या फिर ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क यूज़ करो, ऐसे इधर उधर के नेटवर्क्स नहीं यूज़ करने होते। ठीक है। तो ये आपके लेवल पे सिक्योरिटी मेंटेन हो गई। अब आते हैं वेंडर लेवल पे। वेंडर शुड मेक श्योर दैट द सर्वर आर सिक्योर फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट। एक्सटर्नल थ्रेट मतलब कोई कहीं चोरी वोरी ना हो जाए, या फिर कोई ऐसा भी बंदा ना निकल आए जो खुद ही से वायरस डाल रहा हो। तो क्योंकि काफ़ी बार इनसाइड लेवल पे भी ये सारे थ्रेट्स आ जाते हैं। ठीक है। तो वेंडर्स को भी, जो भी क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं, उनको अपने लेवल पे भी देखना होगा कि उनका सारा स्टाफ ट्रस्टेबल है कि नहीं। उनकी किसी स्टाफ की किसी एक गलती की वजह से भी तो ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी बड़ा नुकसान तो नहीं झेलना पड़ेगा। ठीक है। इसे कहते हैं वेंडर लेवल। मैं यूज़र लेवल बता चुका हूँ। और फिर आता है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन होस्ट एंड यूज़र। तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है वो एक्सचेंज के थ्रू भी सिक्योर होनी चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो इश्यूज़ हैं, हमारे नेक्स्ट इशू है डेटा के साथ। डेटा के साथ इतने सारे इश्यूज़ हैं यार, देखो मैं तुमको ऐसे बताता हूँ कि तुम सारे समझ पाओगे। सबसे पहले तो आते हैं डेटा लॉस पे। मानो अगर किसी भी सर्विस सेंटर या फिर डेटा सेंटर पे कहीं ना कहीं काफ़ी एक रो ऑफ हार्ड ड्राइव्स ख़राब हो जाए, तो फिर लाइन से सबका डेटा लॉस हो सकता है ना। तो वो डेटा लॉस में आ जाएगा। अब मानो कि किसी जो वहाँ का एम्प्लॉय था उससे कोई गलती हो गई और डेटा डिलीट हो गया, तो ये भी एक लॉस है, ये भी एक इशू है जो हमको देख के चलना चाहिए। इसलिए स्किल्ड जितने भी जो काम करते हैं ना स्टाफ, उन सबको अलग से ट्रेनिंग दी जाती है कि ऐसी कोई गलतियाँ ना हो। इंटेग्रिटी, डेटा इंटेग्रिटी। अगर ये कोई डेटा ओपन सोर्स पे रह गया, या फिर क्या कह सकते हैं, ओपन एंड होता है ना, जैसे एंड पॉइंट्स होते हैं क्लाउड के, तो कोई अगर एक ओपन एंड नेटवर्क पे अवेलेबल रह गया डेटा, तो वो ऑल्टर हो सकता है, मॉडिफाई हो सकता है, चेंज हो सकता है ना। उसकी इंटेग्रिटी पे भी थ्रेट आ सकता है। डेटा लॉक इन। मानो आपने एक ही प्रोवाइडर के साथ अपना सारा डेटा वहीं पर अपलोड कर दिया, कुछ 5 TB 10 TB का, और उसके बाद दिक्कत ये हो जाती है ना, मानो कि अगर बाद में आपको प्रोवाइडर पसंद नहीं आ रहा है, आपको चेंज करना है, तो फिर वो उतना ज़्यादा डेटा एक तो उसके पास है, और उसको मूव करने में दिक्कत हो जाती है कि यहाँ से दूसरे पे मूव करना होगा, फिर सब कुछ सेटअप करना होगा, फिर सबको अलग अलग चीज़ें बतानी होंगी। तो वो एक डेटा लॉक इन हो जाता है। इसकी वजह से जो आपका कंज्यूमर होता है वो उस प्रोवाइडर के साथ लॉक हो जाता है ना। कंज्यूमर प्रोवाइडर के साथ लॉक हो जाता है। और फिर आते हैं लो डेटा सेग्रीगेशन पे। मैंने अभी आपको बताया था कि कॉमन और सेंसिटिव डेटा वो सब कोई वो सेग्रीगेशन नहीं करता यूज़र बेसिस पे।
तो वो एक ही ऐसे ही रहता है कि एक बड़े से सिस्टम पे बहुत सारे यूज़र्स बैठे हैं, और उन यूज़र्स के बीच में अगर सेग्रीगेशन अच्छा से नहीं हुआ तो फिर एक का डेटा दूसरे में चला जाएगा, दूसरे का डेटा पाँचवें में चला जाएगा, कोई भी ऐसा हो सकता है। तो सेग्रीगेशन इसको ऐसे लिख लेना। और फिर आते हैं सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स। सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स पता है क्या होता है? ये एक ऐसे अग्रीमेंट होते हैं, मान लो एक वारंटी टाइप के, कि अगर हमारी सर्विस इस कोई एक लेवल स्पेसिफाई रहता है, ठीक है, प्रोवाइडर और कंज्यूमर के बीच में कोई एक लेवल स्पेसिफाई रहता है कि आपके जो भी होस्टेड रहेंगे ना वो साइट्स, वो 99% ऑफ द टाइम अवेलेबल रहेंगी, और 0.01% ऑफ द टाइम वो डाउन टाइम में रहेंगी। ठीक है, तो ऐसा एक सर्विस बनी रहती है। अगर अपनी जो प्रोवाइडर है वो इसको मेंटेन नहीं कर पाया, 99 से 98 या फिर 96 ऐसा कुछ गिर गया, तो फिर क्या होता है, उनको कुछ ना कुछ कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड करना पड़ जाता है। कॉम्पेंसेशन मतलब कि हम आपका जो पैसा है उसका परसेंटेज 10% डिस्काउंट दे देंगे, या फिर आपको रिफंड दे देंगे। ऐसा कुछ ना कुछ अग्रीमेंट्स बने रहते हैं, और इसी को कहते हैं सर्विस लेवल अग्रीमेंट्स। ठीक है, सर्विस के रिगार्डिंग जितने भी अग्रीमेंट्स बने रहते हैं वारंटी बेसिस पे, कि अगर हमने अपने जो हमने आपको बताए हैं, जितने दावे हमने किए हैं, अगर हम उन सब पे अग्री नहीं करते हैं, या फिर कभी आपको दिक्कत मिल गई हमारी चीज़ों के साथ, तो फिर हम लोग इतना इतना आपको कॉम्पेंसेशन देने को तैयार है। ठीक है, ये होता है सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स। इसके साथ हमारे डेटा इश्यूज फिनिश होते हैं, और फिर हम आते हैं परफॉर्मेंस इश्यूज़ पे। तो परफॉर्मेंस इश्यूज़ में तीन मेन इश्यूज़ हैं। ठीक है, पहला तो है पुअर एप्लीकेशन परफॉर्मेंस या फिर हैंगअप्स। जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा रैम या फिर फास्टर सीपीयूज़ की ज़रूरत पड़ रही है, तो फिर इसको ये सब सॉल्यूशंस है। ठीक है, ये सब मैंने यहाँ पे इशू लिखे हैं ब्लैक में, और ये सब उन सबके सॉल्यूशंस है। ठीक है, ये सॉल्यूशन है और ये कंडीशंस है। तो फिर पुअर एप्लीकेशन परफॉर्मेंस या फिर हैंगअप्स अगर आपको क्लाउड में मिलने लगे, तो फिर आप उसकी वजह से ज़्यादा रैम ऐड करोगे, है ना। ये सब क्लाउड सर्विस की बेसिस पे है। जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वो लोग अपने एंड पे इसको मेजर करते हैं। आप ज़्यादा सी पी एलोकेट करोगे, है ना, ये सारे रिसोर्सेज आप बढ़ा दोगे। फिर स्लो एक्सेस टू एप्स एंड डेटा। अगर एक्सेस कभी स्लो हो गया तो फिर उसका मतलब ये नहीं कि हमारा सीपीयू या फिर क्लाउड में कोई दिक्कत है। एक्सेस ये हो जाती है कि हमारा जो नेटवर्क की बैंडविड्थ है ना वो सही नहीं चल रही है। तो बैंडविड्थ इज़ यूजुअली द कॉज, हमारा जो नेटवर्क है वो स्लो है, जिसकी वजह से ये सबके ऊपर अफेक्ट पड़ रहा है। तो फास्टर नेटवर्क इज़ इम्प्लीमेंटेड। तो यूजुअली यही करना चाहिए कि लोग अपना जो नेटवर्क होता है, जो डेटा सेंटर्स होते हैं, वो अपने नेटवर्क को और नोड टू नोड कनेक्शंस को इम्प्रूव करते हैं, कि नोड टू नोड के बीच में जब हाई बैंडविड्थ कनेक्शन बने रहेंगे तो फिर डेटा प्रोसेसिंग और डेटा शेयरिंग जल्दी हो पाएगा, एफिशिएंट हो जाएगा ना हमारा काम। इसीलिए इसका सॉल्यूशन ये है। और फिर एक स्केलेबिलिटी की इशू आती है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्केलेबिलिटी। तो हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी क्या होती है ना, हॉरिजॉन्टल रिक्वायर्स एडिशन ऑफ मोर मशीन्स टू कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म, और वर्टिकल एड्स मोर रिसोर्सेज टू सेम सिस्टम। इसको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। मानिए दो सिस्टम्स थे, ठीक है, दोनों पे एक परफॉर्मेंस स्पाइक आया कि बहुत सारी यूज़र रिक्वेस्ट आ रही है और दोनों को अपग्रेड करने की ज़रूरत है खुद को। तो एक बंदे ने क्या किया, उसने जो पहला सिस्टम था उसके ओनर ने अपने सिस्टम के ऊपर एक्स्ट्रा रैम, एक्स्ट्रा प्रोसेसर, एक्स्ट्रा मेमोरी ये सब डालनी शुरू कर दी। अपने एक ही सिस्टम पे उसने अपग्रेडेशंस करने लग दिए। ठीक है, अब ये सिस्टम अपग्रेड हो गया तो ये तो झेल लेगा। अब दूसरे बंदे ने क्या किया, इसने इसके साथ एक नया सिस्टम खरीद लिया इसी स्पेसिफिकेशन का, जो इसके साथ में काम करेगा, और जो डेटा, जो यूज़र रिक्वेस्ट आएंगी वो सब इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएंगी। तो अगर कोई बंदा ऐसे स्केल कर रहा है ना, उसका क्या हो रहा है, ये अपग्रेड ही तो हो रहा है, कंप्यूटेशन कंप्यूटेशन उसका स्केल हो रहा है, स्केल अप हो रहा है ना यहाँ पे। इस केस में इसको स्केलिंग अप कहते हैं, और इस केस में वर्टिकली अप कहते हैं। तो फिर ये जब स्केल हो रहा है इस तरह इस मैनर में, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। इस मैनर में जब स्केल होता है ना, कि एक ही सिस्टम में हम लोग ऐड करते चले जाएं, चाहे वो रिसोर्सेज कंप्यूटेशन हो, चाहे स्टोरेज हो, है ना, चाहे नेटवर्किंग हो, अगर हम एक ही कंप्यूटेशन सोर्स में, एक ही कंप्यूटेशन में या फिर कंप्यूटर में उसको ऐड करते चले जाएंगे, तो फिर उसको वर्टिकली वो अप होते जा रहा है। नया सिस्टम ऐड नहीं हो रहा है, नया सिस्टम हॉरिजॉन्टल में ऐड होता है। एक ही सिस्टम में हम बार बार नई नई चीज़ें लगाते जाएं, वो वर्टिकल है। ठीक है, इसको अच्छे से समझ जाइएगा। तो वर्टिकल मैंने बताया कि एड्स मोर रिसोर्सेज टू सेम सिस्टम, एक ही सिस्टम में बहुत सारे रिसोर्सेज आते जा रहे हैं। और हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, रिक्वायर्स एडिशन ऑफ मोर मशीन्स, ठीक है, टू कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। अब ये हमारा परफॉर्मेंस के इशूज़ खत्म हो गए, अब हम एनर्जी रिलेटेड इशूज़ पे आते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ रैपिडली ग्रोइंग, तो सभी को पता है यार कि सब लोग ये क्लाउड कंप्यूटिंग पे बहुत जल्दी शिफ्ट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आती है ना इसकी वजह से। अगर हम इतनी सारी चीज़ों को ऑपरेट कर रहे हैं, इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑपरेट कर रहे हैं, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कैन बी एनॉर्मस। ठीक है, तो हाई पावर कंजम्पशन लीड्स टू अ सब्सटैंशियली लार्ज कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस। CO2 एमिशंस के बारे में तो आप जानते ही होंगे। अभी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सब लोग अपने CO2 एमिशंस को कम करने के चक्कर में लगे हैं। चाहे एप्पल ले लो, जोमेटो ले लो, जितनी भी सारी कंपनीज हैं वो अपने सारे कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को कम करने के चक्कर में लगे हैं, लीडिंग टू मोर ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये ग्लोबल वार्मिंग को लीड करता है, इसी वजह से सब इसको कम करने पे लगे हैं, और ये सब क्लाउड की वजह से इंक्रीज होता है।
क्योंकि जितने भी हमारे कंप्यूटर्स हैं वो सब बिजली खा रहे हैं ना, और जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है उतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हो रहा है, उसको क्रिएट करने में भी तो पॉल्यूशन लगता है। तो वही सीन है। और फिर आते हैं फॉल्ट टॉलरेंस पे, कि फॉल्ट टॉलरेंस हमारा फिफ्थ पॉइंट है। वन ऑफ द की इश्यूज आता है हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग के इश्यूज पे। तो ऑल टेक्निक्स आर नेसेसरी टू इनेबल अ सिस्टम टू टॉलरेट सॉफ्टवेयर फॉल्ट्स। अब चाहे सॉफ्टवेयर में फॉल्ट हो जाए या फिर कोई एक नेचुरल डिजास्टर हो जाए, उन दोनों केसेस में अगर हमारा सिस्टम रिकवरी नहीं कर पाता है, या फिर अगर हमारा क्लाउड जो भी प्रोवाइडर है उसका सिस्टम अगर रिकवरी नहीं कर पाता है, तो इसका मतलब मान लिया जाएगा कि उसका सिस्टम फॉल्ट टॉलरेंट नहीं है। फॉल्ट कहाँ से आ सकती है? हो सकता है सॉफ्टवेयर लेवल पे आ जाए, है ना। हो सकता है कोई कलामिटी हो जाए या बाढ़ वाड़ आ जाए, तो फिर डेटा सेंटर अगर गया तो फिर वो तो पूरा ही गया। तो दीज आर एम्प्लॉयड ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। अगर सॉफ्टवेयर लेवल पे हम फॉल्ट टॉलरेंस की बात करें, तो जब हमारा सॉफ्टवेयर बन रहा होता है उसी लेवल पे हम लोग इन सारी चीज़ों को, जितनी भी सॉफ्टवेयर फॉल्ट्स आ सकती हैं और जितने भी एक्सेप्शन थ्रो हो सकते हैं, उन सबको हम यहीं पे डेवलप कर लेते हैं। और इन अ फॉल्ट दीज टेक्निक्स प्रोवाइड रिकवरी मैकेनिज्म्स, है ना। तो वो बैकअप लेके चलते हैं किस किस फेज पे, सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट फेज पे हम लोग ये सारी चीज़ों को दिमाग में लेके चलते हैं। इसके साथ आपके सारे इश्यूज इन क्लाउड कंप्यूटिंग खत्म हो जाते हैं और हम लोग हर्डल्स पे आते हैं। अब देखो यार, इश्यूज और हर्डल्स डिफरेंट चीज़ हैं। इसमें आप चाहो तो एक ही चीज़ बार बार लिख सकते हो, क्योंकि हम वही सिमिलर टॉपिक्स हैं यहाँ पे भी, है ना। तो यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक है सिक्योरिटी, दूसरा रेगुलेशन एंड कंप्लायंसेस, तीसरा क्लाउड माइग्रेशन और वर्कलोड सूटेबिलिटी। तो देखो यार, व्हाट आर द चैलेंजेस इन क्लाउड, इसको तुम लोग पढ़ लेना, ठीक है। मैंने तुमको बताया कि सिक्योरिटी कैसे मेंटेन की जाती है, क्या क्या इश्यूज आते हैं, यहाँ आपने देखा था ना कितने इश्यूज थे। तो वैसे ही इन सबको लिख लेना। रेगुलेशन में ये इसको आप अलग से जाके पढ़ लेना, इसको भी मैं होमवर्क में मेंशन कर दूंगा अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो, वरना आप इसको खुद ही से आप इसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। रेगुलेशंस में अलग से जो इंटेग्रिटी है ना, वो सब जितने लॉज पढ़े हैं, जैसे कि IEEE, मतलब अलग अलग जितने भी लॉज बने हैं इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए क्लाउड के ऑपरेशंस को, तो वो इसमें आते हैं। क्लाउड माइग्रेशन, अब माइग्रेट करते समय जैसे कि आप एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड प्रोवाइडर पे शिफ्ट कर रहे हो, तो भी वो एक हर्डल बन जाता है। आपके सारा डेटा जो है, वो सारा जितना भी कंप्यूटेशन था वो सारा सामान इसमें आता है। और वर्कलोड सूटेबिलिटी, अपने वर्कलोड की सूटेबल एक प्रोडक्ट को खरीदने में भी एक हर्डल बनता है, ठीक है। इसको अभी आप चाहो तो वहाँ पे एक्स्ट्रा पढ़ लेना, ठीक है, क्वांटम से देख के। हम लोग आ रहे हैं चैलेंजेस इन क्लाउड पे। तो देखो, चैलेंजेस, इश्यूज, हर्डल्स, सब नाम अलग है, चीज़ें सिमिलर है। तो लैक ऑफ कंट्रोल, द कस्टमर बाय यूजिंग द क्लाउड डेलीगेट्स द डेटा एंड IT मैनेजमेंट टू थर्ड पार्टी। अब अगर कोई बड़ी कंपनी है और वो क्लाउड पे शिफ्ट हो रही है, तो उसका जितना भी प्रोसेसिंग का काम था ना, वो सारा काम वो थर्ड पार्टी या फिर जो भी हमारा क्लाउड प्रोवाइडर है उसके ऊपर डेलीगेट कर देती है। तो वो अपना कंट्रोल जो होता है ना, जो हार्डवेयर पे कंट्रोल होता है, कि किस किस दिन हम अपना डेटा सेंटर को बंद कर सकते हैं, किस किस दिन हमें ज़रूरत पड़ेगी, वो सारा कंट्रोल वो लूज़ कर देती है, और क्योंकि वो डेलीगेट कर चुकी है उसका एक्सेस इसी वजह से। तो जैसे ही आप रजिस्टर करते हो, तो आपका हार्डवेयर पे कंट्रोल नहीं रहता, आपका सिर्फ अपने डेटा पे ही रहता है। फिर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का मतलब ट्रस्टिंग अ थर्ड पार्टी टू स्टोर कॉन्फिडेंशियल डेटा इज अ सिक्योरिटी कंसर्न। अरे ये तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी और बंदे को जिसको आप जानते भी नहीं हो, आप थर्ड पार्टी को दे रहे हो सिर्फ इस बेसिस पे कि आपके सारे यूज़र्स ने उसको कहा है कि ये अच्छी चीज़ है, इसके साथ हमको आगे बढ़ना चाहिए, तो फिर ये एक कंसर्न बन जाता है। और इंटरऑपरेटेबिलिटी अमंग मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर्स, इसका मतलब ये होता है ना कि मानो आपका डेटा, आपने पहले एक सर्विस प्रोवाइडर पे लगे, तो आपका डेटा कुछ 5 से 6 डेटा सेंटर में अलग अलग स्टोर हो रहा था बैकअप और रिकवरी के लिए। लेकिन जब आप इंक्रीज़ करते जाते हो तो वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। इसका मतलब आपका डेटा अब 10 से 15 अलग अलग जगह स्टोर हो रहा है। और अगर एक सेंसिटिव डेटा इतनी सारी जगह स्टोर हो, तो मेन थ्रेट क्या आता है? सिक्योरिटी का थ्रेट आ सकता है। कंट्रोल का थ्रेट तो आप ऑलरेडी दे ही चुके हो, आपने अपना सारा कंट्रोल डेटा पे भी एक तरीके से लूज़ कर दिया है। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं कोई ब्रीच हो जाती है, डेटा ब्रीच, तो आपका ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं आपका डेटा एक्सपोज हो जाने के, ठीक है। फिर हम आते हैं फोर्थ पे, रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है? द मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटिंग, स्टोरेज एंड अदर रिसोर्सेज इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज़ अ हार्ड प्रॉब्लम। ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है, खासकर क्लाउड प्रोवाइडर्स के लिए। और जितनी भी आप स्टोरेज और कंप्यूटिंग ये सारे रिसोर्सेज यूज़ करते हो, इन सबको डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में मैनेज करना क्लाउड प्रोवाइडर्स के लिए एक चैलेंज बन जाता है, ठीक है। तो आपके सारे जितने भी चैलेंजेस थे, ये सब यहाँ मैंने लिस्ट कर दिए हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे शिफ्ट कर रहे हैं, जहाँ से मेन क्लाउड शुरू होता है। ये क्लाउड सर्विसेज है, जिसको क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स भी कहते हैं ना। जैसे जैसा आपने देखा ही होगा कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, हम लोग अभी यही पढ़ेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे बेसिक से, जो कोर फॉर्म करता है हमारे डिप्लॉयमेंट मॉडल्स का, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। आपको यहाँ पे एग्जांपल में आप चाहे तो कोई भी प्लेटफॉर्म दे सकते हो, जैसे गूगल क्लाउड दे दो, AWS दे देना, अजोर एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस इज अ मॉडल वेयर द यूजर इज अलाउड टू प्रोविजन प्रोसेसिंग स्टोरेज
जैसे आप प्रोसेसिंग को प्रोविजन कर सकते हो। यहाँ पे यूज़र के पास खुद हार्डवेयर पे थोड़ी बहुत कंट्रोल रहती है कि मैं चाहूँ तो फिर मैं एक वर्चुअल मशीन ले सकता हूँ, मैं चाहूँ तो फिर मैं 15 GB तक की स्टोरेज अलॉट कर सकता हूँ किसी भी प्रोजेक्ट के या ग्रुप को। तो यहाँ यूज़र पे सबसे ज़्यादा एक्सेस बनता है प्रोविजन करने का। यहाँ पे आप चाहे प्रोसेसिंग प्रोविजन करो, स्टोरेज करो, नेटवर्किंग करो, ऑपरेटिंग सिस्टम भी कर सकते हो और एप्लीकेशन भी कर सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जैसे कुछ अलग अलग वर्चुअल मशीन होती है ना, वर्चुअल मशीन चाहे आप विंडोज़ पे यूज़ कर सकते हो, चाहे आप लिनक्स पे यूज़ कर सकते हो। तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस कवर करता है। द कंज्यूमर डज नॉट हैव टू कंट्रोल ऑफ अंडरलाइंग स्ट्रक्चर, जैसे कि हार्डवेयर है, मतलब मेन जो एक सर्वर जो एक्सेस कर रहा होगा ना, जिसके अंदर आपकी सारी प्रोसेसिंग हो रही होगी, जितनी सारी स्टोरेज हो रही होगी, उस सर्वर पे एक्सेस नहीं मिलेगा। लेकिन इन सारी चीज़ों को, थिंग्स से मेरा मतलब है इन सारी चीज़ों को प्रोविजन करने का एक्सेस वो रखता है। ठीक है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस था, मतलब आपको पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया जाता है जिसकी सर्विस पे आप आगे इन सब को फॉर्म कर सकते हो। तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के एग्जाम्पल में जैसे गूगल का ऐप इंजन है, यहाँ पे आपके पास ये मेन हार्डवेयर का कंट्रोल नहीं रहेगा, आप किसी चीज़ को प्रोविजन नहीं कर सकते हो, लेकिन आप अपना एप्लीकेशन को यहाँ पे चला सकते हो, उसकी एक एक फंक्शनैलिटी को आप यू मेजर और कंट्रोल कर सकते हो। तो दिस अलाउज द कस्टमर टू डिप्लॉय कस्टमर क्रिएटेड ऐप्स, और आपने कोई ऐप क्रिएट किया और आप उसको यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हो। ठीक है, तो यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, मैंने आपको बताया था कि जो क्लाउड है वो मल्टीपल रन टाइम सपोर्ट करता है, पाइथन, जावा, नोड, जितने भी रन टाइम्स हैं वो सब सपोर्ट करता है। तो वो टूल्स और वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के सपोर्ट क्लाउड आपको प्रोवाइड करेगा। आपको अपने जो कस्टमर क्रिएटेड ऐप्स हैं वो डिप्लॉय करने का एक्सेस मिलता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस पे। प्लेटफॉर्म का मतलब यहाँ भाई आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है जिस पे आप होस्ट कर सकते हो, रन कर सकते हो और एनालिटिक्स उसकी गैदर कर सकते हो। तो ये एक प्लेटफॉर्म दे रहा है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या आ रहा है, ये आपको लिटरली वो जितनी स्टोरेज कैपेसिटी है ये वो सब दे रहा है। नेटवर्किंग आपकी किस किस लेवल की रहेगी, प्राइवेट रहेगी या फिर पब्लिक रहेगी, ये सारा एक्सेस आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे मिल रहा है। प्लेटफॉर्म पे आपको सिर्फ अपने ऐप्स को लॉन्च करने का एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। ठीक है, तभी मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में एक ऐप इंजन दिया है। तो कस्टमर ओनली हैज़ द कंट्रोल ओवर डिप्लॉयड ऐप्स, उस पर हार्डवेयर का कंट्रोल नहीं रहेगा, और हार्डवेयर के साथ साथ जो वो चीज़ें प्रोविजन कर सकता था इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो सब में भी कंट्रोल नहीं रहेगा। उसका मेन कंट्रोल सिर्फ अपने डिप्लॉयड ऐप्स पर रहेगा। तो ऑल्सो प्रोवाइड्स इंटीग्रेटिंग सॉल्यूशंस टू एग्जिस्टिंग ऐप्स। ठीक है, फिर आते हैं थर्ड मेन वाले पे, जो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। अब आपने गूगल डॉक्स यूज़ किया है, गूगल क्लाउड, जीमेल, ये सब क्या है, ये सब सर्विस है। जैसे कि गूगल क्लाउड को ही ले लो, जीमेल को ले लो, या फिर गूगल स्लाइड्स को ले लो, ये सारे अलग अलग जो गूगल वर्ड है, क्या कहते हैं उसको, गूगल डॉक्स कहते हैं ना। तो गूगल डॉक्स, उस पर आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का, गूगल स्लाइड में बहुत सारी प्रेजेंटेशन क्रिएट करने का, है ना, गूगल शीट्स पे बहुत सारी एक्सेल शीट्स क्रिएट करने का एक्सेस मिलेगा। मतलब आपको सॉफ्टवेयर को यूज़ करने का मौका मिलेगा पूरे तरीके से, लेकिन आपके पास सिर्फ एप्लीकेशन के अंदर की सेटिंग्स पे ही कंट्रोल है। वो एप्लीकेशन कैसे बना वो आपको सिर्फ यहाँ पता चलेगा। आप वो उस वाले लेवल पे नहीं हो, तो आपको एप्लीकेशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। ठीक है, सिर्फ एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स पे कंट्रोल है और बाकी किसी चीज़ पे नहीं। तो बाकी किसी चीज़ का मतलब वो जिस इंफ्रास्ट्रक्चर पे रन कर रहा है उस पर नहीं है, वो उसकी सेटिंग्स क्या, वो किस कॉन्फ़िगरेशन के साथ रन कर रहा है उस पर नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल में आप जी स्वीट लिख देना। जी स्वीट में मतलब जितने भी उसके ऐप्स हैं, जैसे डॉग शीट्स, और फिर और कौन सा ऐप होता है, स्लाइड्स, है ना, गूगल मीट, सिर्फ मीटिंग के अंदर जितने भी एक्सेस कंट्रोल्स होते हैं उसी का कंट्रोल है आपके पास। मीट कैसे बना, कहाँ पे रन कर रहे हैं, कहाँ पे होस्टेड है, उसका कंट्रोल नहीं है आपके पास। उसका कंट्रोल किसके पास है, उसका कंट्रोल PASS के पास है, सॉरी PAAS के पास है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। और वो उसके पास किस चीज़ का कंट्रोल नहीं है अभी भी, उसके पास स्टोरेज, नेटवर्किंग, OS ऐप, इन सब का कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ये जो मैंने फिगर बनाया ना, इसको वहाँ पे मेंशन कर देना। मैंने IAS को सबसे नीचे क्यों रखा, IAS इसलिए सबसे नीचे क्योंकि मेन इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोविजनिंग ये करता है। इसके ऊपर हम ऐप्स डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, और इसके भी ऊपर ये जो प्लेटफॉर्म है इस पर हम ऐप्स डिप्लॉय कर सकते हैं, और इसके भी ऊपर हम उन ऐप्स के अंदर की सेटिंग्स ही देख सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मतलब सिर्फ सॉफ्टवेयर देना। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, डॉक्स क्या है, सॉफ्टवेयर है, शीट्स, स्लाइड्स, यूट्यूब, ये सारे क्या है, ये सब सॉफ्टवेयर है जो एज ए सर्विस देती डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं लोगों को। और ये सब किसके अंदर चल रहे हैं, ये सब क्लाउड के अंदर चल रहे हैं। ठीक है, इसको अब हमारा ये हो गया है, और इसके साथ हम बढ़ते हैं एवोल्यूशन पे। तो एवोल्यूशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, इसमें भाई मैं एक ही चीज़ तुमको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। इसमें देख बहुत कॉम्प्लेक्स रहा है ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक ही चीज़ शुरुआत से एक्सप्लेन करूँगा। बस ये याद रखना कि 1950 से शुरू हुआ था क्लाउड की कहानी, और 2007 में भी अभी तक चल रही है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चला करता था ना, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग चला करता था। उसके बाद हम आए मेन फ्रेम पे, फिर क्लस्टर, और फिर ग्रिड। इसके बाद जो मैंने यहाँ तक लिखा है ना, इसको वहाँ पे लिख कर आना और इसी डायग्राम में लिख के आना।
लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ था मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कि एक्चुअली में ग्रिड से यहाँ से सीधा ऊपर क्लाउड पे हम आए थे। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है कि ग्रिड कंप्यूटिंग वाज द फादर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो ग्रिड से डायरेक्ट क्लाउड पर आए थे। ये सब हमारा सिर्फ सॉफ्टवेयर के अंदर एडवांसमेंट्स है। वर्चुअलाइजेशन, वेब 2.0, सर्विस ओरिएंटेशन, यूटिलिटी कंप्यूटिंग, ये सब सिर्फ सॉफ्टवेयर के अंदर की एडवांसमेंट्स हैं। हार्डवेयर में ग्रिड के बाद सीधा क्लाउड आया था। ठीक है, हम शुरू करते हैं सबसे नीचे से, डिस्ट्रीब्यूटेड से। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल इंडिपेंडेंट सिस्टम्स। ठीक है, बहुत सारे इंडिपेंडेंट सिस्टम्स जब एक साथ कंबाइन होते हैं और हम लोग उसको एक सिंगल एंटिटी से ही रेफर करते हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स हुआ करते थे। यहाँ पर मेमोरी शेयर्ड होती है, एफिशिएंसी शेयर्ड होती है, कॉन्करेंसी भी शेयर्ड रहती है। ठीक है, बस यहाँ पे एक दिक्कत थी। यहाँ पे दिक्कत ये थी कि एक जितने भी हमारे कंप्यूटर के ग्रुप्स हैं ना, वो सब सेम ही जियोग्राफिकल लोकेशन पे बेस्ड रहेंगे। मतलब अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम फर्म जिसको कहते हैं, एक जैसे डेटा वेयर हाउस समझते हो, वहाँ पे क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ही तो होता है, बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं लेकिन वो बस एक सिंगल एंटिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो ये सिर्फ एक ही बिल्डिंग तक सीमित है, इसकी लिमिटेशन एक ही लोकेशन तक है। इसी वजह से ये सक्सेस नहीं हुआ था। इसके बाद आया था मेन फ्रेम। मेन फ्रेम में क्या था ना कि बल्क प्रोसेसिंग सिस्टम्स हुआ करते थे जो डेटा और ट्रांजैक्शंस बल्क में प्रोसेस करते थे। तो आप बहुत ज़्यादा डेटा ला दोगे यहाँ पे और वो सारी प्रोसेसिंग ये एक बार में कर देंगे। अच्छे तो थे लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे और ये यूज़र के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया था। अब जब इतनी एक्सपेंसिव चीज़ है तो फिर अफोर्ड तो कर नहीं सकते। इसी वजह से हम आए क्लस्टर कंप्यूटिंग पे। क्लस्टर कंप्यूटिंग क्या है? क्लस्टर कंप्यूटिंग में ये होता है ना कि ईच मशीन्स वो कनेक्टेड, इसको यहाँ पे मशीन्स को ना हम लोग नोड्स बोला करते हैं। क्लस्टर कंप्यूटिंग में बहुत सारे नोड्स का मैश बना होता है। तो ईच मशीन या फिर नोड वो कनेक्टेड विद हाई बैंडविड्थ नेटवर्क्स। तो नोड्स के बीच में हाई बैंडविड्थ नेटवर्क्स की कनेक्टिविटी रहती है। ठीक है, तो एडिंग न्यू नोड्स वाज इजी एंड इजी स्केलिंग इसकी वजह से हो जाती है। मैंने अभी आपको बताया कि स्केलिंग कैसे काम करती है। अगर हम ऐसे स्केल करें नए नए सिस्टम लगा के, वो हॉरिजॉन्टल कहलाएगा। अगर हम एक ही सिस्टम पे उसके सारी जो वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पार्ट्स होता है ना उसको अपग्रेड करते जाएं, वो हार्डवेयर कहलाएगा, सॉरी वर्टिकल स्केलिंग कहलाएगा। ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। तो यहाँ पे क्लस्टर कंप्यूटिंग में यही था कि क्लस्टर्स बने रहते थे मशीन्स के जो कनेक्टेड रहते थे हाई बैंडविड्थ नेटवर्क से, और यहाँ पे नया नोड ऐड और हटाना बहुत आसान था। बस दिक्कत ये थी कि यहाँ अभी भी जो जियोग्राफिकल लोकेशंस हुआ करती थी ना, वो अभी भी वो वाली दिक्कत बनी रह रही है कि क्लस्टर्स क्लस्टर्स क्या मतलब है? एक ही लोकेशन पर रहेगा ना क्लस्टर, बहुत सारे कंप्यूटर हैं, लोकेशन तो सेम है अभी भी, तो वो अभी भी यूज़फुल नहीं बना वैसा। इसकी वजह से आया ग्रिड कंप्यूटिंग और इसी के बाद क्लाउड कंप्यूटिंग आया। ग्रिड में क्या होता है? ग्रिड में क्लाउड का ही बेस है, बस थोड़ा सा नीचे रह गया ये। ग्रिड में ये है कि मेनी डिफरेंट सिस्टम्स वर प्लेस्ड एट इंटायरली डिफरेंट लोकेशंस कनेक्टेड वाया इंटरनेट। कनेक्टेड वाया इंटरनेट का मतलब ये हाई लैटेंसी कनेक्टिविटी के साथ रहते थे, सॉरी हाई कनेक्टिविटी के साथ रहते थे। बस अपने अंदर अंदर के बीच में की कनेक्टिविटी बस बेस्ट थी, क्योंकि बाकी तो ये सब इंटरनेट को लीड कर रहे थे ना, कि इंटरनेट से काम होगा तभी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे हमारा डेटा जाएगा, और उसी का मतलब यहाँ पर है। तो एक बड़ा सा ग्रिड बन जाता था। ग्रिड में हर एक जगह पे एक एक कंप्यूटिंग सिस्टम है और ये सब अलग अलग कंपनीज ओन करती थी। तो अगर मुझको यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करना होता था तो इंटरनेट के थ्रू काफ़ी स्लो हो जाता था प्रोसेस। और तो इसकी वजह से इसका एक ही डाउन साइड था कि लो अवेलेबिलिटी एंड हाई लैटेंसी। हाई लैटेंसी मतलब कि रिस्पॉन्सेज काफ़ी लेट आते थे। ठीक है, इसकी वजह से हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग पे आते हैं। अब ये जो मैंने बताया ना आपको कि डिस्ट्रीब्यूटेड से लेके ग्रिड तक हमारा ये सब हार्डवेयर पे एडवांसमेंट चलती रही, यहाँ से यहाँ तक सॉफ्टवेयर पे एडवांसमेंट्स आई। ठीक है, ग्रिड के बाद डायरेक्टली क्लाउड आ गया था। तो वर्चुअलाइजेशन आ गया इसके बाद सॉफ्टवेयर में। वर्चुअलाइजेशन से हमको पता चला कि हमको एक बंदे को एक पूरा सर्वर देने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग एक ही सर्वर पे 4-5 यूज़र्स को एक्सेस दे सकते हैं, क्योंकि वो लोग पूरा सर्वर कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, और अगर कंज्यूम नहीं कर रहे हैं तो उनको पूरा सर्वर देने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो जब ये वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट आया तो सब लोगों ने ले लिया। तो वी क्रिएट अ वर्चुअल लेयर ओवर द हार्डवेयर टू रन मल्टीपल इंस्टेंसेस साइमल्टेनियसली ऑन द सेम हार्डवेयर। ठीक है, तो अमेजॉन EC2 यानी कि या फिर VMware का वी क्लाउड, ये सारे लोग इसको यूज़ करने लगे। तो वर्चुअलाइजेशन में अभी मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। एक ही जो हमारा कंप्यूटिंग सर्वर था, इस सर्वर पे बहुत सारे अलग अलग इंस्टेंसेस हम लोग रन कर सकते हैं। किसके? सेम ऑपरेटिंग सिस्टम के, सेम जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा है। तो बहुत सारे कंप्यूटर एक ही कंप्यूटर में हम लोग चला रहे हैं। ठीक है, इसको कहते हैं वर्चुअलाइजेशन। फिर वेब 2.0 आ गया था। अब वेब 1.0 इसके लिए पहले समझो। 1.0 जो था ना, वो बेसिक HTML पेजेस ही कंज्यूम करता था। तो उसमें बस एक HTML पेज आपको एक बार में डिस्प्ले किया जाता था, कोई मूविंग पार्ट्स नहीं हुआ करते थे।
HTML में। इसी वजह से 2.0 आया जिसमें डायनामिक HTML वेब पेजेस आने लगे। इसमें क्या जावास्क्रिप्ट का यूज़ होने लगा है ना। HTML और CSS तो 1.0 तक ही सीमित था। वेब 2.0 से डायनामिक वेब पेजेस आ गए। उसकी वजह से ब्राउजिंग और फ्लेक्सिबिलिटी बन गई इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी अमंग वेब पेजेस। और सिर्फ यही नहीं, जितने भी ऐप्स हैं आपके, गूगल मैप्स हो गए, फेसबुक हो गए, जो खुद ही से अपडेट हो जाते हैं, जिनको बार बार रिफ्रेश। पहले आपको याद होगा कि जीमेल पे अगर कोई मेल आना होता था, मानो मैंने दोस्त को बोला कि मुझको मेल करना है, उसने मुझको मेल किया, फिर मुझको रिफ्रेश करना पड़ता था जीमेल को कि अभी आ जाएगा वो मेल रिफ्रेश होने के बाद। अब क्या करना होता है, अब कुछ नहीं करना होता है। अब जैसे ही वो मेल भेजता है बस वेट करिए और अपने आप ही उसी वेब पेज पे अपडेट हो जाता है कि एक नया मेल आया है। तो वो सब वेब 2.0 की वजह से चल रहा है। अभी जो नया आ रहा है वो वेब 3.0 है, उसमें ब्लॉकचेन वगैरह है। तो सर्विस ओरिएंटेशन इसके बाद आया था। सर्विस ओरिएंटेशन क्या है, ये सिर्फ एक रेफरेंस मॉडल है फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, ये एक रेफरेंस मॉडल है जो क्लाउड कंप्यूटिंग फॉलो करता है, जिससे लो कॉस्ट, हाई फ्लेक्सिबिलिटी और अच्छे से इवॉल्व करने वाले एप्लीकेशन डेवलप किए जा सकते हैं। और इसकी वजह से क्वालिटी ऑफ सर्विस नाम की चीज़ का जन्म हुआ था। और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस भी सर्विस ओरिएंटेशन के थ्रू निकला था कि एक ही सॉफ्टवेयर पे हम लोग अगर उसको क्लाउड पे होस्ट कर दें तो फिर काफ़ी सारे यूज़र उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसी वजह से ये सर्विस ओरिएंटेशन एक नेक्स्ट स्टेप बन गया था हमारे इस पूरे डायग्राम में। और हम लोग फाइनली आते हैं यूटिलिटी कंप्यूटिंग पे, जिसके ठीक बाद क्लाउड आया। तो यूटिलिटी का मतलब होता है कि मैंने अभी आपको बताया कि जितनी भी कंप्यूट सर्विसेज हैं उनको बाकी सारे मेजर फीचर्स भी प्रोवाइड करना, लेकिन यूटिलिटी बेसिस पे। यूटिलिटी मतलब पे पर यूज़ बेसिस पे। हम यूटिलिटी को कैसे यूज़ करते हैं, हम पेमेंट देते हैं और फिर यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम स्टोरेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरे पूरे बिल्डिंग के खर्चे हम ऐसे प्रोवाइड करने लगे तो वो यूटिलिटी कंप्यूटिंग कहलाने लगी। ठीक है, तो मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटेड बता दिया, जहाँ पे एक ही एंटिटी को, बहुत सारे सिस्टम्स को एक ही एंटिटी बोलते हैं और उसी की बेसिस पे यूज़ करते हैं, उसे डिस्ट्रीब्यूटेड कहते हैं। यहाँ मेन दिक्कत आई थी लोकेशन की, तो इसको सॉल्व करने के लिए मेन फ्रेम आया। मेन फ्रेम बहुत एक्सपेंसिव था तो हमको थोड़ा सस्ता ऑल्टरनेटिव चाहिए था। इसको सॉल्व करने के लिए क्लस्टर आया। क्लस्टर में ये अच्छा था, इसमें नोट्स अच्छे से ऐड कर सकते थे, रिमूव कर सकते थे, लेकिन इसमें दिक्कत वही बनी रहेगी जो इसमें आई थी, लोकेशन की। इसकी वजह से ग्रिड आया। अब बहुत सारे लोग अलग अलग ग्लोबली अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग सिस्टम होस्ट करके बैठे हैं, उसे ग्रिड कहते हैं। इसमें क्या दिक्कत आई, इसमें दिक्कत आई नेटवर्क की, लैटेंसी की, कनेक्टिविटी की। इसको सॉल्व करने के लिए हमारा क्लाउड आ गया था। ठीक है, और जहाँ तक सॉफ्टवेयर की बात है, वर्चुअलाइजेशन आया, एक के अंदर एक रन कर सकते हैं। फिर वेब 2.0 आ गया, डायनामिक वेब पेजेस अवेलेबल होने लगे, मतलब HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये सब आ गया। सर्विस ओरिएंटेशन आ गया, जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस निकला और क्वालिटी ऑफ सर्विस निकल आया। उसके बाद यूटिलिटी कंप्यूटिंग आ गया। हम लोग पूरे पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को पे पर यूज़ के बेसिस पे रेंट करने लगे, इसे कहते हैं यूटिलिटी। और फिर फाइनली आज जो हम देख रहे हैं क्लाउड, जिसमें इन सब का एक एक पॉइंट है, जो इन सब के एक एक एडवांसेस में वो इन सबको बीट करता है। इसलिए क्लाउड अभी मैक्सिमम पे चल रहा है। और ये ख़त्म हुई थी ये साइकिल 2007 पे, यूटिलिटी से क्लाउड की। अब क्लाउड के आगे जो आएगा वो इस डायग्राम में ऐड कर देना 10-15 साल बाद। ठीक है भाई, इसके बाद हम लोग आते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर पे। तो क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर, मैंने ये डायग्राम बना दिया, इसको एक बार देख लेना। दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड पे कुछ नहीं है, बस क्लाइंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्लाइंट का जो वेब पेज है, जहाँ से वो आपका बिजनेस को एक्सेस कर रहा है, उसे कहते हैं फ्रंट एंड। ठीक है, फिर इंटरनेट के थ्रू हम आ जाते हैं बैक एंड पे। बैक एंड में मेन एप्लीकेशन है जो सारी प्रोसेसिंग करती है, और वो किस चीज़ पे प्रोसेसिंग करती है, क्लाउड रन टाइम पे। ठीक है, और सर्विसेज भी जो क्लाउड प्रोवाइड कर रहा है, ये सब भी बैक एंड पे रहता है। स्टोरेज जहाँ पे स्टोर करना होगा, ये सब भी हम उसको डायरेक्टली नहीं दिखा सकते, इसलिए बैक एंड पे रहता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस बेसिस पे, जिस बिल्डिंग में ये सारा काम चल रहा है। ठीक है, और ये मैनेजमेंट है, ये सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी इन सब की, मैनेजमेंट इन सब का। इसी वजह से मैंने साइड साइड में लिखे। तो एप्लीकेशन, सर्विस, स्टोरेज, इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाउड रन टाइम, प्लस इन सब की मैनेजमेंट और सिक्योरिटी, ये सब बैक एंड वाला पार्ट है। इंटरनेट से रिलेशन के बाद क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पार्ट फ्रंट एंड है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग एक्सप्लेन अगेन। फ्रंट एंड क्या होता है, दिस रेफर्स टू फ्रंट एंड प्लेटफॉर्म्स कॉल्ड क्लाउड क्लाइंट्स। अब यहाँ पे थिन, थिक, टैबलेट और मोबाइल डिवाइसेस में आपको सबको बता चुका हूँ, इसीलिए इस चीज़ को बताने की ज़रूरत नहीं होगी, आप जानते हो क्या है। और इंटरेक्शन किसके साथ, क्लाउड के साथ इंटरेक्शन थ्रू मिडिलवेयर। मिडिलवेयर मतलब वेबसाइट हो गया ना, जैसे जो प्राइवेट सेशंस होते हैं, वेब ब्राउजर सेशंस होते हैं, इन सब के बेसिस पे क्लाउड के साथ इंटरेक्शन करने के पार्ट को हम ये कहते हैं फ्रंट एंड, यानी क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बेसिकली इंटरफेसेस और एप्लीकेशन, जितने भी वेब पेजेस हैं, जितने भी एप्लीकेशन हैं, जैसे अजोर का ऐप चलता है, गूगल क्लाउड का ऐप चलता है, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है ना, ये जो पूरी करते हैं हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म से जो कनेक्शन देते हैं ना, ये दोनों चीज़ें, ये हमारे फ्रंट एंड में आती है। फिर हम लोग बैक एंड पे आते हैं। बैक एंड बहुत सिंपल है। जो मेन क्लाउड की चीज़ थी, जो मैंने आपको यहाँ बताई, इन सबको तो एक्सप्लेन आप कर ही सकते हो, लेकिन वहाँ पे ये भी लिख देना कि जो मेन क्लाउड है यही खुद में बैक एंड है ना। फिर क्लाउड को तो चाहो एक्सप्लेन ही कर देना। आप यहाँ पे ये लिख देना कि एन ऑनलाइन नेटवर्क स्टोरेज
यहाँ मेनली स्टोरेज की बात हो रही है, लेकिन और भी सारे फंक्शंस हैं यहाँ पे, वेयर डेटा इज स्टोर्ड एंड एक्सेस्ड बाय क्लाइंट्स, ठीक है। क्लाइंट्स का कंट्रोल रहता है स्टोरेज पे, और फिर हम फिर उसके बाद कुछ नहीं, फिर सीधा स्टोरेज एक्सप्लेन कर देना, वीएम सिक्योरिटी और जो डिप्लॉयमेंट मॉडल्स होता है ना, पब्लिक प्राइवेट हाइब्रिड, वो सब भी एक्सप्लेन करना चाहो कर सकते हो। फिर आते हैं क्लाउड बेस्ड डिलीवरी पे। क्लाउड बेस्ड डिलीवरी क्या होता है, ये इसका आर्किटेक्चर पे हम, ठीक है। ये दो छोटी छोटी चीज़ें जिनको बस करना रह गया है यहाँ पे। जितना भी हमने आपको बताया कि IaaS PaaS SaaS, तो इन सबको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद सीधा नेटवर्क पे आ जाना, और यहाँ पे हाई बैंडविड्थ अजाइल नेटवर्क, ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते थे ना क्लाउड के, लो लैटेंसी प्रोवाइड करता है, नेटवर्क अजाइल है, यानी कि अलग अलग मोबाइल डिवाइसेस से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, और हाई बैंडविड्थ प्रोवाइड करता है बिटवीन द नोड्स। तो ये सब यहाँ पे मेंशन कर देना। तो ये इसके साथ आपका आर्किटेक्चर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग कंप्लीट होता है। और हम आते हैं एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल ओवर सीरियल कंप्यूटिंग। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूंगा कि पैरेलल कंप्यूटिंग क्या होता है और सीरियल कंप्यूटिंग क्या होता है। मैंने दो अच्छे अच्छे डायग्राम बना के रखे हैं, इसको देखना। मान लो एक बड़ा सा वर्कलोड है जिसको मुझको कंप्यूट कराना है एनालिसिस के लिए, तो मैंने इसके छोटे छोटे टुकड़े ना काट के इसको एक एक पार्ट में मैंने CPU को देना शुरू कर दिया। तो पहले ये पार्ट जा रहा है CPU में, CPU इसको जब जैसे ही निकाल देगा कंप्यूट करके, वो स्टोर हो जाएगा डेटा में। फिर ये वाला पार्ट जाएगा, जब ये हो जाएगा तब ये वाला पार्ट जाएगा। इसको कहते हैं सीरियल वे, जिसमें एक एक करके ही काम हो रहा है। इसकी जगह पैरेलल को देखो, हमने वर्कलोड को तीन अलग अलग हाफ्स में बांट लिया, और CPU को भी तीन अलग अलग प्रोसेसर्स में बांट लिया, और सब कुछ एक ही साथ कंप्यूट करा दिया, है ना। यहाँ पे पहला प्रोसेसर है, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, तो एक ही साथ हमने सारी कंप्यूटेशन करा दी। तो इसमें क्या था, हमें वेट करना पड़ रहा था। यहाँ पे क्या है, हमें वेट नहीं करना पड़ रहा है, हमारे तीनों एक ही साथ हो गए, और एक ही के जो कंप्यूटिंग टाइम होता है उसी में तीनों की साइकिल रन हो गई, है ना। यहाँ अगर ये छोटा सा भी प्रोसेस हो तो भी पूरे कंप्यूटर की साइकिल खा रहा है ये। यहाँ क्या है, यहाँ सिर्फ नीडेड साइकिल्स खा रहा है। जैसी जिन कंप्यूटिंग साइकिल्स की ज़रूरत नहीं है, वो सारी कंप्यूटिंग साइकिल्स हम इस वाले में इन्वेस्ट कर देते हैं। ये खाली है या फिर ये भर गया, इसको एक्स्ट्रा चाहिए, और इसमें खाली पड़ी है, तो यहाँ से इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इसको पैरेलल कंप्यूटिंग कहते हैं। पैरेलल ही अभी कॉमन में चलती है, ठीक है। तो अब हम एडवांटेजेस पे आते हैं कि टाइम एंड मनी बचा रहा है। क्यों बचा रहा है, क्योंकि यहाँ हम एक बड़े से सर्विस को ले रहे हैं जो एक एक करके धीरे काम कर रहा है, और अगर हमको ऐसे काम कराना होगा तो हमें ऐसे तीन तीन खरीदने पड़ेंगे। यहाँ क्या किया हमने, एक ही को उठाया, डिवाइड कर दिया, तो इसी के इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट में ये सारी तीनों प्रोसेसिंग बहुत जल्दी हो जा रही है, और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट में एक ही प्रोसेसिंग हो पा रही है धीरे धीरे। तो इसीलिए ये टाइम और मनी दोनों बचाता है। पहले टाइम तो बचाएगा ही बचाएगा, एक ही साथ जल्दी हो गया, और मनी बचा रहा है। जितनी जल्दी होगा उतना ही कम पैसा हमको लगेगा इसको हायर करने में। जैसे अगर इसने एक दिन में कंप्यूटेशन कर दी इसको, और इसको लग रहे 3 दिन, तो हमको ये एक ही दिन तक चलाना पड़ा, हमको ये 3 दिन तक एक्टिव रखना पड़ा। एक्टिव मतलब इसका कैपेक्स, इसका ओपेक्स, जितना भी एक्सपेंडिचर आ रहे थे वो सब इसके बढ़ जाते हैं और इसके कम हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सॉल्व्स लार्ज प्रॉब्लम्स फास्टर देन सीरियल प्रॉब्लम। वो पता है कि ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को डिवाइड करके जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेता है, और यूटिलाइजेस द हार्डवेयर मोर एफिशिएंटली। मैंने अभी आपको बताया था एक्सप्लेन करते वक्त, जब मैं पैरेलल एक्सप्लेन कर रहा था, कि जहाँ पे कहीं नेसेसरी कंप्यूटिंग साइकिल्स की ज़रूरत है, हम लोग फ्री से उठा के वहाँ डाल देते हैं, है ना। तो वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग हार्डवेयर को मोर एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं। और फिर इसका मेन पॉइंट, मल्टीपल प्रोसेसर्स एग्जीक्यूट मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली, है ना। बहुत सारे टास्क हैं, जैसे कि ये टास्क 1 है, टास्क 2 है ना, टास्क 3 है, ये सब मल्टीपल प्रोसेसर्स के पास गए और सब साइमल्टेनियसली इन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये सब इन सबको एक्सप्लेन कर सकता है। टाइम बच गया, मनी बच गया, और लार्जर प्रॉब्लम मल्टीपल टास्क बन के जल्दी कंप्यूट हो गई, है ना, और हार्डवेयर भी अच्छे से एफिशिएंटली यूज़ हो गया। तो ये हो गया पैरेलल और सीरियल कंप्यूटिंग एडवांटेजेस के साथ। अब एक बार पैरेलल कंप्यूटिंग के आर्किटेक्चर को देख लेना। तो इसका एक बार आर्किटेक्चर समझ लो, और फिर डिस्ट्रीब्यूटेड का, और फिर हम लोग इसको इंडक्ट करते हैं, ठीक है भाई। तो आर्किटेक्चर होता है, इसमें कुछ मैंने 4 पॉइंट्स मेंशन किए हैं, तो इन्हीं चारों को आर्किटेक्चर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये कंपोनेंट्स हैं किसके, पैरेलल कंप्यूटिंग के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। पहले तो कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स, सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम्स को कंप्यूट करते हैं। तो जितना भी साइंटिफिक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को कंप्यूटेशन करनी होती है, वो सब बहुत ज़्यादा इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट कंप्यूटेशंस रिक्वायर करते हैं। क्योंकि अगर मुझको एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो मुझको बहुत ज़्यादा इंटीजर रिक्वायरमेंट्स लगेंगी, है ना। तो इसकी वजह से कंप्यूटिंग प्रॉब्लम साइंस और न्यूमेरिकल के लिए अलग हो जाती है, और एआई के लिए उसको क्या चाहिए होता है, उसको लार्ज सर्च स्पेस चाहिए होती है, और लॉजिक चाहिए होता है। इसलिए एआई बेस्ड टास्क के लिए अलग प्रोसेसर्स बनते हैं, जिनमें कैशेस डिफरेंट होते हैं, उनमें शेडर कैश होता है, और वगैरह वगैरह, है ना। तो इन सब के लिए अलग रहते हैं। जैसे कि टेंसर फ्लो हो गया, टेंसर फ्लो अलग ही टाइप का प्रोसेसिंग यूनिट होता है। टीपीयू होता है, आपने सुना होगा टीपीयू के बारे में। जैसे सीपीयू है, वैसे ही टेंसर फ्लो प्रोसेसिंग यूनिट है। तो वो न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटेशंस के लिए वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है।
तो इसीलिए कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स में एक तो सीपीयू, जैसे कि इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट कंप्यूटेशंस के लिए सीपीयू मेनली है, और जो एआई रिलेटेड और न्यूरल नेटवर्क रिलेटेड कंप्यूटेशन होती है उनके लिए टीपीयू चलता है, टेंसरफ्लो प्रोसेसिंग यूनिट। फिर हम आते हैं सेकंड पे, पैरेलल एल्गोरिदम्स एंड डेटा स्ट्रक्चर्स। तो पैरेलल एल्गोरिदम्स हम लोग यहाँ पे इसके बाद डेवलप करते हैं। हमने क्या किया, एक तो कंप्यूटर प्रॉब्लम्स हो गया आर्किटेक्चर में, फिर हम लोग पैरेलल एल्गोरिदम्स डेवलप करते हैं और इनके लिए कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स आते हैं। तो ये स्पेशल एल्गोरिदम्स होती हैं दैट रिक्वायर एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स। तो इनको स्टैंडर्ड डेटा स्ट्रक्चर्स से इनका नहीं चलता है, क्योंकि ये पैरेलली डिवाइड कर रही है ना टास्क को, तो इसलिए इनको एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स लगते हैं। और पैरेलल एल्गोरिदम्स रिक्वायर इंटरडिसिप्लिनरी इंटरेक्शंस, ये लाइन भी आप वहाँ पे लिख सकते हो। फिर आते हैं हार्डवेयर रिसोर्सेज पे। अब ये तो हमारा सिर्फ सॉफ्टवेयर के बेसिस और प्रोग्रामिंग के बेसिस पे हो गया। यहाँ क्या होगा, यहाँ पैरेलल कंप्यूटिंग में प्रोसेसर्स, मेमोरी एंड पेरिफेरल डिवाइसेस, ये सब भी पैरेलल किए जाते हैं, कनेक्टेड पैरेलली, ठीक है। प्रोसेसर्स कनेक्टिविटी इन्फ्लुएंसेस सिस्टम आर्किटेक्चर। अब जिस पैरेलल कनेक्टिविटी में हम प्रोसेसर्स को कनेक्ट करेंगे उससे हमारा सिस्टम का आर्किटेक्चर पे अफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर हम जितना पैरेलल जाएंगे हमको उतना पैरेलली इनको इनका अलग अलग कैशेस, अलग अलग स्टोरेज है ना, अलग अलग डेटा बसेस, ये सब अलॉट करनी पड़ेंगी। उसकी वजह से हमारा जो सिस्टम आर्किटेक्चर है वो चेंज हो जाता है, इसीलिए हार्डवेयर रिसोर्सेज भी इसका आर्किटेक्चर का पार्ट है। फिर आते हैं ओएस पे। ओएस क्या करता है, मैनेजेस द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू रनिंग प्रोसेसेस। तो जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको रनिंग प्रोसेसेस पे एलोकेट करता है हमारा ओएस, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। और मैपिंग टू मैच एल्गोरिथमिक स्ट्रक्चर्स विद हार्डवेयर आर्किटेक्चर एंड मैपिंग टू मैच हार्डवेयर आर्किटेक्चर विद एल्गोरिथमिक स्ट्रक्चर्स, ये सारा काम भी ओएस का होता है। तो ये हमारा आर्किटेक्चर कंप्लीट होता है पैरेलल कंप्यूटिंग का। इसके साथ हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग पे। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का आर्किटेक्चर यार देखो बहुत सिंपल है। तो इसके हमारे इसमें भी चार हैं कंपोनेंट्स डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के। पहला तो देखो यार, आर्किटेक्चर में पहला आर्किटेक्चर है डेटा सेंटर्ड आर्किटेक्चर। डेटा सेंटर्ड का मतलब दिस कंप्यूटिंग यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, ठीक है, आइडेंटिफाइज डेटा एज द फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम एंड इज वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा सेंट्रिसिटी। तो डेटा सेंटर्ड आर्किटेक्चर का मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग है हमारी, उसमें डेटा ही सबसे मेन एलिमेंट माना जाता है, फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ ऑल प्रोसेसिंग ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है। डेटा फ्लो आर्किटेक्चर, इस आर्किटेक्चर में रहता है द अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा कंट्रोल्स कंप्यूटेशन। हमारे जितने भी सर्विसेज, हमारे जितने भी कंप्यूटेशन होगी वो सब इस चीज़ पे कंट्रोल होती है कि हमारे पास कितना डेटा है कंप्यूट करने के लिए। उसी के बेसिस पे उनको रन किया जाता है और उसी के बेसिस पे उनको रनिंग स्ट्रक्चर्स को मैनेज किया जाता है। तो और डेटा फ्लो आर्किटेक्चर में सेकंड पॉइंट ये है, डिफाइंड बाय ऑर्डरली मोशन ऑफ डेटा फ्रॉम कंपोनेंट टू कंपोनेंट। एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में जाने का जितना भी डेटा का मोशन रहता है ना, उसके बेसिस पे ही सारे कंप्यूटेशन और सारे कंपोनेंट्स डिफाइन होते हैं। फिर थर्ड में ये इसकी रिकमेंडेशन है, ठीक है, ऑप्टिमल ओनली व्हेन द सिस्टम टू बी डिजाइंड इज अ मल्टी स्टेज प्रोसेस क्लियरली आइडेंटिफाइड इनटू अ कलेक्शन ऑफ सेपरेट कंपोनेंट्स। ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में डेटा फ्लो आर्किटेक्चर है, ये कंपोनेंट टू कंपोनेंट ही डिफाइन करता है डेटा को। और कंपोनेंट टू कंपोनेंट डेफिनेशन के लिए हमको क्या चाहिए, हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होने चाहिए, तभी तो ये अपना जो इसका मेन फीचर है इसका काम कब करेगा, जब कंपोनेंट्स होंगे सॉफ्टवेयर में। और कंपोनेंट्स कब होंगे, जब सॉफ्टवेयर मल्टीपल स्टेजेस में डेवलप हो रहा हो, क्योंकि स्टेज बाय स्टेज हम लोग अलग अलग कंपोनेंट्स बनाते हैं, उसके बाद उनको लिंक करते हैं, इसीलिए यहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद हम आते हैं वर्चुअल मशीन आर्किटेक्चर। इसका रोल ये है कि ये उन सारी चीज़ों को, मैंने आपको पता है ना कि वर्चुअल मशीन क्या करता है। वर्चुअल मशीन उन सारी चीज़ों को वर्चुअली डिपिक्ट करता है जो अवेलेबल नहीं रहती है हमारे पास हार्डवेयर में। यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे इट प्लेज इट्स रोल इन सिमुलेटिंग फीचर्स दैट आर नॉट अवेलेबल। नॉट अवेलेबल का मतलब वो सारे फीचर जो अवेलेबल नहीं है हमारे हार्डवेयर में, ये सब उनको सिमुलेट करता है। अगर हमको किसी चीज़ की टेस्टिंग करनी है तो फिर जब हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो फिर हमें ऐसे टूल्स की ज़रूरत पड़ती है जो कभी कभी हमारे पास नहीं रहते हैं। इसीलिए हम लोग वर्चुअल इन्वायरमेंट में टेस्ट करते हैं कि वो सारे टूल्स हमको, कुछ नहीं तो हम लोग वर्चुअली उन सारे टूल्स का यूज़ कर पाएँ। और इम्प्लीमेंटेड ऐप्स एंड सिस्टम्स बिकम पोर्टेबल ओवर डिफरेंट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट्स। अब आपको पता है अगर वर्चुअली आप रन कर पाओगे तो आप पोर्टेबल बन गया आपका ऐप, आप कहीं भी रन कर पाओगे। इसके बाद कंटेनराइजेशन आया था, जिसने इसको भी, इससे भी एक स्टेप ऊपर था वो। लेकिन यहाँ पे सारी डिपेंडेंसीज जो होती हैं ऐप्स और सिस्टम की, वो सब वर्चुअल मशीन में स्टोर होती है, ठीक है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट से वो एकदम पोर्टेबल हो जाते हैं, हर जगह हर चीज़ के साथ कंपैटिबल बन जाते हैं। और फिर कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर। अब देखो यार, कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर में ये होता है, दिस कैटेगरी आइडेंटिफाइज ऑल सिस्टम्स वेयर कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड बाय मेथड कॉल्स। अब आपने जावा के प्रोग्राम्स देखे होंगे या फिर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम देखे होंगे जिसमें अलग अलग फंक्शंस हैं
और हर फंक्शन एक एक काम करता है। तो जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो सारे कंपोनेंट्स फंक्शन से बने होते हैं, और उन फंक्शंस के बीच में मेथड की कॉल्स लगती हैं। तो द एक्टिविटी ऑफ दीज सिस्टम्स इज मॉडल्ड बाय अ चेन ऑफ मेथड कॉल्स वेयर ओवरऑल एग्जीक्यूशन मीन्स एग्जीक्यूशन ऑफ सिस्टम ऑपरेशंस। तो जैसे जैसे सिस्टम हमारा ऑपरेट करेगा, वो कंपोनेंट्स के साथ इंटरैक्ट करेगा, और इंटरैक्ट करने का मतलब मेथड कॉल्स होंगे। और इसी आर्किटेक्चर को हम लोग कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर कहते हैं, कि एक मेथड कॉल होगा और वो एक वैल्यू रिटर्न करेगा। अब अगर वो मेथड चलते चलते वो 3-4 और मेथड को कॉल करता है, तो वो भी एक एक वैल्यू रिटर्न करेंगे, इसीलिए इसका नाम कॉल एंड रिटर्न पड़ा है, ठीक है। ये आर्किटेक्चर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग थे। अब हम आते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में कि इलास्टिसिटी इन क्लाउड कंप्यूटिंग और इलास्टिसिटी इन क्लाउड कंप्यूटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स। इलास्टिसिटी होती क्या है, देखो यार, द डिग्री टू विच अ सिस्टम इज एबल टू अडेप्ट टू वर्कलोड चेंजेस बाय प्रोविजनिंग एंड डी प्रोविजनिंग रिसोर्सेज इन एन ऑटोनॉमिक मैनर। ऑटोनॉमिक मतलब ऑटोमेटिक। अब ये तो इंग्लिश होगी जो मुझको वहाँ पे लिखना है, अब अच्छे से समझते हैं इसको, है ना। तो एक डिग्री मतलब एक स्टैंडर्ड जिसपे कोई भी सिस्टम वर्कलोड चेंजेस के हिसाब से अपने हार्डवेयर को चेंज कर सकता है। अगर वर्कलोड ज़्यादा है तो फिर वो नए नए प्रोसेसर ऐड कर सकता है, वर्कलोड काफ़ी कम है तो फिर वो प्रोसेसर जो चल रहे हैं उनको हटा भी सकता है कॉस्ट को कम करने के लिए। इस फंक्शन को ही कहते हैं इलास्टिसिटी, ठीक है। इलास्टिसिटी इन क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब ही यही है। तो इलास्टिसिटी मेनली डिफरेंशिएट्स क्लाउड कंप्यूटिंग फ्रॉम इट्स प्रीडिसेसर्स। यूटिलिटी और क्लाउड कंप्यूटिंग में मेन डिफरेंस क्या आया, मैंने अभी आपको बताया था कि ग्रिड से क्लाउड आया था। तो ग्रिड से क्लाउड का मतलब ये था ना, आपने ग्रिड अभी पढ़ी है कि ग्रिड में ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड तो थे ही सारे सामान, लेकिन क्लाउड में बस ये डिफरेंस था कि क्लाउड में इलास्टिसिटी थी, ग्रिड में इलास्टिसिटी नहीं थी। तो क्लाउड में स्केलिंग अप स्केलिंग डाउन काफ़ी ईजी है, ग्रिड में वो नहीं था, इसी वजह से क्लाउड आया, ठीक है। तो ये अपने प्रेडिसेसर्स में से सबसे बड़ा डिफरेंस क्लाउड के और उसके पहले के सारे लोगों में से यही था, पहले की सारी टेक्नोलॉजीज में से यही मेन था, इलास्टिसिटी। फिर डायनामिक अडेप्टेशन ऑफ कैपेसिटी एंड क्लाउड रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू वर्कलोड शिफ्टिंग्स। यही मतलब है कि डायनामिक अडेप्शन, जैसे जैसे आपके वर्कलोड शिफ्ट हो रहे हैं, कभी हाई हो रहे हैं, कभी स्पाइक हो रहे हैं, कभी नॉर्मल यानी कि बहुत लो ही चल रहे हैं, तो उस हिसाब से अपने क्लाउड के रिसोर्सेज को चेंज करना, जो जैसे जैसे आपको डायनामिकली अडेप्ट कर रहा है ना ये वर्कलोड के शिफ्ट होने के दौरान ही। तो यही हमारा इलास्टिसिटी है। अब इलास्टिसिटी में दो चीज़ आती हैं भाई, दो कंडीशन होती हैं, एक ओवर प्रोविजनिंग, एक अंडर प्रोविजनिंग, और ऑन डिमांड प्रोविजनिंग भी इसमें आता है। तो ओवर और अंडर प्रोविजनिंग ये दो चीज़ें होती हैं। तो ओवर प्रोविजनिंग क्या होती है कि एलोकेटिंग मोर देन रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। आपको एक ही चीज़ कंप्यूट करनी है, लेकिन आपने 3 से 4 अलग अलग वर्चुअल मशीन को उसके लिए हायर कर लिया, चल उनमें से एक ही रही है, बाकी 3 खाली बैठी हैं। तो इस कंडीशन को ओवर प्रोविजनिंग कहते हैं। इसको हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको अवॉइड करें। क्योंकि ये ओवर पेमेंट लेता है। अब बाकी 3 वर्चुअल मशीन हमने ले तो ली, चाहे वो काम नहीं कर रही हैं, लेकिन आखिर में तो वो पैसे खाएंगी ना, इसी वजह से ओवर पेमेंट ना हो, इसलिए हमको इसको अवॉइड करना चाहिए। और फिर एक चीज़ होती है अंडर प्रोविजनिंग। इसमें हमने क्या किया, हमने फ्यूअर देन रिक्वायर्ड रिसोर्सेज को हमने यहाँ पे अलॉट किया, ठीक है। एलोकेटिंग फ्यूअर देन रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। तो इसको हम क्यों अवॉइड करना चाहिए, इसकी तो ज़रूरत है हमको। यहाँ पे लिखा है मैंने कि शुड बी अवॉइडेड, यहाँ पे मुश्किल मैंने लिखा है कि मस्ट बी अवॉइडेड। मस्ट क्यों, क्योंकि ये हमारी सर्विस और हमारी अवेलेबिलिटी को सफ़र करना पड़ जाएगा। कम प्रोसेसर, कम स्टोरेज, कम नेटवर्क होने की वजह से इन सारी चीज़ों को सफ़र करना पड़ जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको अवॉइड करना चाहते हैं हर केस में, ठीक है। और इसको कहते हैं अंडर प्रोविजनिंग। फिर थोड़े एडवांटेजेस देख लो। एडवांटेजेस में आता है कि कॉस्ट एफिशिएंसी। कॉस्ट एफिशिएंसी का मतलब ये है कि आपको तो पता ही है कि कॉस्ट एफिशिएंसी रहेगी तो फिर क्लाउड फंक्शनल और फेमस रहेगा। तो हमको यहाँ पे कोई कैपेक्स नहीं है ना, कैपेक्स नहीं है और ओपेक्स नहीं है, इसकी वजह से हमारा कॉस्ट एफिशिएंट बन गया। और बैकअप भी देता है, रिकवरी भी देता है, स्केलेबिलिटी है और परफॉर्मेंस भी है। क्लाउड इज़ एनवायरनमेंट फ्रेंडली और कन्वीनियंस एंड कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी। मतलब जितने भी ये वाला पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं ना क्लाउड के, वो सब कन्वीनियंस के बेसिस पे हैं कि वो सब हम ऑनलाइन और कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो कन्वीनियंट हो गया हमारे लिए, और कंटिन्यूसली वो अवेलेबल रहते हैं, क्योंकि ये सब क्लाउड प्रोवाइडर्स के सर्विस लेवल एग्रीमेंट में मेंशन होता है कि 99% ऑफ द टाइम वो अवेलेबल रहेगा। सिर्फ आधे एक घंटे के लिए शायद वो बंद हो जाए महीने में, क्योंकि थोड़ी मेंटेनेंस करनी पड़ती है, वो आता है बस उसमें। उसके बाद ये तो सिर्फ एडवांटेजेस हो गए इलास्टिक कंप्यूटिंग के। अब हम आते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ इलास्टिक क्लाउड कंप्यूटिंग। पहला रहता है कि सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। प्राइवेसी और सिक्योरिटी हमारी इसमें इलास्टिसिटी में इन क्लाउड कंप्यूटिंग इतने अच्छे से मेंटेन नहीं हो पाती, क्योंकि कंपनीज डोंट कम टू क्लाउड टू मेंटेन देयर सिक्योरिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ डेटा। कंपनीज जब हमारी आती हैं क्लाउड पे, वो मेनली क्या करती हैं, वो अपना डेटा प्रोसेस करने आती हैं, वो सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी पे इतना ध्यान नहीं देती है, इसी वजह से ये डिसएडवांटेज है। फिर लिमिटेड कंट्रोल। लिमिटेड कंट्रोल का मतलब सिंस हार्डवेयर इज रिमोट
कंपनीज, यूजर्स एंड थर्ड पार्टी हैव लिमिटेड कंट्रोल। जितने भी लोग होंगे वो सब इसको सिर्फ डेटा ही एक्सेस कर पाएंगे, वो कभी प्रोसेसर को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से ये लिमिटेड कंट्रोल रहती है। और डिपेंडेंसी एंड वेंडर लॉक इन, वेंडर लॉक इन मैंने आपको बता दिया है, और लेकिन फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं। इट इज़ मस्ट टू चूज़ योर प्रोवाइडर केयरफुली, कि अगर आप किसी पे ज़्यादा लंबा डिपेंड हो गए तो फिर उसकी बाद में अगर सर्विस ख़राब हो जाती है तो फिर आपको चेंज करने में डिफिकल्ट बन जाता है। तो वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेज इज़ द डिपेंडेंसी ऑन द क्लाउड प्रोवाइडर, बिकॉज इट इज़ हार्ड टू शिफ्ट ऑल डेटा फ्रॉम ओल्ड प्रोवाइडर टू न्यू प्रोवाइडर। अब अगर आप एक ही प्रोवाइडर के साथ लगे रहे 1 साल 2 साल 10 साल, सारा डेटा आपका यहीं पे स्टोर्ड है एक ही प्रोवाइडर के साथ, और बाद में अब आपको लग रहा है कि मुझको बेटर के लिए चेंज कर लेना चाहिए, ये काफ़ी स्लो होता गया है, तो इसी वजह से आप चेंज करने जाओगे फिर आप देखोगे कि आपके कम से कम 15 टीवी 30 टीवी, ये तो कुछ नहीं होता यार। कंपनीज के हज़ार हज़ार टीवी पेटाबाइट्स में स्टोर होती हैं डेटा, और पेटाबाइट्स में मूव करने में बहुत बड़ा रिस्क रहता है। एक भी टीवी अगर लूज़ हो गया तो उसकी वजह से कुछ नहीं तो 1000 यूज़र्स का पर्सनल डेटा लीक हो सकता है। उसकी वजह से कंपनी का ट्रस्ट जो होता है ना वो गिर जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि फेसबुक के अकाउंट्स वगैरह लीक हो जाते हैं, गूगल के अकाउंट्स लीक हो जाते हैं, जीमेल वगैरह लीक हो जाते हैं। वो सब शिफ्टिंग के दौरान ही होते हैं मेनली, क्योंकि शिफ्टिंग के दौरान डेटा एक्सपोज हो जाता है ना, तो जब वो ट्रांसफ़र हो रहा होता है इसी वजह से, इसलिए हम लोग को नहीं करते हैं लोग। और यही रीज़न है ना, ये इसी रीज़न की वजह से जो जो हमारे यूज़र्स होते हैं, कस्टमर होते हैं, वो पुराने प्रोवाइडर के साथ स्टिक करते हैं। अब जब तक प्रोवाइडर चलेगा तब तक वो स्टिक करते रहेंगे उनके साथ, वो चेंज नहीं करना चाहते हैं। तो वो क्या हो गया, एक तरीके से पुराने वेंडर के साथ वो लॉक हो गए। इसी कंडीशन को वेंडर लॉक इन कहते हैं, और डिपेंड हो जाते हैं, इसीलिए इसको डिपेंडेंसी एंड वेंडर लॉक इन कहते हैं। ठीक है भाई, आपको ये सब तैयार हो गया, आपको पूरा क्लाउड कंप्यूटिंग की यूनिट 1 इंट्रोडक्शन, डिसएडवांटेजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स, इशूज़, हर्डल्स, जितनी भी चीज़ें थी वो सब मैंने तैयार कर दी हैं। IAS PAS और SAS वो भी तैयार कर दिया है ना। फिर आता है आपका होमवर्क की बात, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग देख लेना होमवर्क के लिए, और ऑन डिमांड प्रोविजनिंग देख लेना। अब देखिए मैंने यहाँ पे ओवर और अंडर बता दिया है, ऑन डिमांड में भी तुमको यहाँ पे एक्सप्लेन थोड़ा करना पड़ जाएगा आंसर के साथ, तो ये कंडीशन तो पता ही है, बस थोड़ा ऑन डिमांड देख लेना, ठीक है। इसी के साथ अपनी वीडियो की हैप्पी एंडिंग होती है, और बेस्ट ऑफ लक भाई।